अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलाम। एक नया दिन, एक नई उमंग, एक नया पैगाम और एक नई सोच, लेकिन एक नया सवाल भी है। कहाँ गए? कितने लोग थे? कौन ले गए भाई? क्योंकि आप भी वहीं, हम भी यहीं, लेकिन रुकने असम्बली कहाँ गए? तहरीक इंसाफ के 3 अरकान सिंध असम्बली गायब हुए हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और इसी के पेश नज़र उन्होंने दीगर अरकान को मुबैना अगवा से महफूज रखने के लिए होटल में कमरे बुक करा कर दे दिए। कर रहा हो थे होटल से तुझे अगवा हो जाते हो फिर तो वो कह रहे हैं जी आप इधर रहे। होटल में मजे कर रहे हैं। कल जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा भाई ये सही है कि आपको होटल में मुंतकिल किया जाए और आप वहाँ पे पुरसुकून और खूब सही तरीके से जो है ना एंजॉय करें, छुट्टियां मना लें एक तरह से। तो छुट्टियां भी कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो 3 अरकान है वो कहाँ हैं? क्योंकि एक का बयान पहले आ गया था, उन्होंने कहा था कि वो अपने ज़मीर के हिसाब से वोट देंगे। शहरियार शर साहब ने उसके बाद वीडियो जारी कर दी, लेकिन जो शहरियार शर साहब की वीडियो है और जो गुफ्तगू है उससे भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप अपने घर में मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें नजर आए। लेकिन वो एक काले पर्दे के आगे बैठकर आंखों को यूं रखना और कभी यहाँ देखना फिर वीडियो बनाना, तो इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है, तभी काले पर्दे का इस्तेमाल हुआ है। और फिर सवाल हो रहा है ना कि पसे पर्दा आखिर कौन है भाई? शहरियार क्यों इधर उधर देख रहे थे? ये भी एक सवाल उठ रहा है। जवाब मिल जाएगा जल्दी कैसे मिल जाएगा जवाब? जब वोट इधर उधर होंगे, जब सेनेट इंतखाबात में मालूम होगा कि नंबर गेम कुछ कह रही थी लेकिन सेनेटर किसी और तरह से मुंतखब हो गए, फिर समझ आ जाएगी कि वोट किसको दिया है। ऐसा ही है। और हमें याद है लास्ट सेनेट के इलेक्शन में ऐसा ही हुआ था कि पहले तो गिनती कुछ और हुई थी, जब वोट पड़े तो नतीजा कुछ और आया था। और ये आप देखें फ़ौरन कभी राइट देख रहे हैं, कभी लेफ्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद कोई खड़ा हुआ है, कोई इनके आसपास मौजूद है। आप क्या कहते हैं? मेरा तो तज्जिया जो एक है ना, आपने ये बड़ा दुरुस्त कहा कि आस भी और पास भी, हाँ, देखिए ना, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी इस पास से तो कभी उस पास से। अब है किस पास से ये सेनेट इंतखाबात में नजर आ जाएगा। चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली शर साहब की। लेट्स सी क्या इससे मुतालिक क्या मामला सामने थे। एनीवेज बाकी अगवा रखेंगे क्योंकि आप वो होटल में स्टे करें। अच्छा, एक और मामला उस पर बात कर लेते हैं सिर्फ एक जुमले में कि बहुत ज़्यादा मुकदमात दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन साबित करने में नाकाम हो जाए तो फिर सवाल उठते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया। लियारी का गैंगस्टर उज़ैर बलोच पहले भी कई मुकदमात में बरी हो चुका है, अब 10वें मुकदमे में भी ये बरी हो गए हैं। तो इस पर फिर सवाल उठते हैं कि प्रोसिक्यूशन टीम ने इतनी वीक इन्वेस्टिगेशन की थी कि पहले जब गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारियां डाली जाती हैं और बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, इल्ज़ामात अपनी जगह होते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रूव करने की बात आती है जिसमें काफ़ी वक्त एक तो लग जाता है, उसका प्रूव होता नहीं है। तो लेट्स सी जी, ये तो 10वां मुकदमा था। आगे देखिए, ना सिर्फ एक ना दो बल्कि 10 मुकदमात, यानी आप एक दो में तो चले गफलत बरत लेते हैं, लेकिन 10वां मुकदमा। आगे बढ़ते हैं जनाब। खातून अव्वल बुशरा बीबी इंतहाई एक्टिव है। दाता दरबार पनाह का उन्होंने दौरा किया है और इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। वहाँ पर मौजूद लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की और जो जो उनके मसाइल थे उनको हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। और साथ ही साथ वो अपनी एक फ्रेंड के हमरा वहाँ पर गई हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पनाहगाह इंतजामिया के मुताबिक खातून अव्वल ने मुसाफिर खातून के पोलियो के मरज में मुब्तला बच्चे के इलाज की भी यकीन दहानी कराई। आप देख भी सकते हैं, ये मनाजिर हैं जब वो वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर जो पनाह गुज़ीन थे उनसे गुफ्तगू भी की, उनके मसाइल सुने, खाना भी उन्होंने खुद देखा, टेस्ट किया और चेक किया कि आया यहाँ पर अच्छा जो है वो इंतज़ाम है या नहीं, या जो सिर्फ बातें की जाती है वो तो ऐसा नहीं है। बेहतरीन इंतज़ाम था और इसकी यकीन दहानियाँ बुने होंगी। और जो मसाइल सुने उनके हल की यकीन दहानी खातून अव्वल की तरफ से कराई गई। ये बहुत अच्छा एक पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब को हम देखते हैं बड़े एक्टिव होते हैं और अब खातून अव्वल का ऐसे पनाहगाहों में जाना, दौरा करना, लोगों की दाद रसी करने की कोशिश करना, उनकी बात सुनना और उनकी बात फिर वज़ीर आज़म तक पहुँचाना, इदारों तक पहुँचाना और उसके हल की यकीन दहानी कराना, ये बहुत खूबसूरत ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप आवाम के दरमियान बैठें, उनके दरमियान बैठ के उनके मसले सुने, ना कि ये हम देखते हैं कि गुज़श्ता हुक्मरान क्या करते थे जी कि अच्छा बस पहुँच गई बात या पहुँचा दी गई किसी ना किसी तरीके से तो सुन ली, कभी यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल दी। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप आवाम में जा रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं और फिर आप पनाहगाहों का दौरा करें। एग्जैक्टली, जब बात हो रही है आवाम की तो अवामी मसले की बात भी कर लेते हैं। और आवाम का एक बड़ा मसला क्या है जनाब? महंगाई है। और इस महंगाई की जब हम बात करते हैं तो फरवरी का जो महीना गुजर गया उसमें महंगाई के वार जारी रहे। सिर्फ टमाटर सस्ता हुआ, बाकी सब कुछ लगता है महंगाई हुआ। 1.8% महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई की सालाना शरह 8.7% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिर्फ चिकन की अगर हम बात कर लें, इन जस्ट 1 मंथ
43 रुपीज़ उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और घी की कीमत में हम पहले बात कर चुके हैं, 12 रुपये किलो बढ़ी थी, हमने इस पर सेगमेंट भी किया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि आलमी मार्केट के ज़ाहिर इम्पोर्ट करते हैं हम, दैट इज़ द रीज़न कि उसमें जो है वो कीमत में इजाफा होता है। चले, अब एक सवाल है, आपको शलवार में अज़ारबंद डालना आता है? बिल्कुल आता है। चले, लेकिन किसको नहीं आता वो बता देते हैं। क्रिस के बाद लाहौर कलंदर्स के जावेद वीज़े भी शलवार चैलेंज का हिस्सा बने, मगर 2.25 मिनट में भी शलवार में अज़ारबंद नहीं डाल सके। मुश्किल काम है क्या ये? हाँ, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ज़रा जिसको ना करना आता हो उसके लिए तो मुश्किल है। एनीवेज आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, क्योंकि अंदर नहीं डाल सके तो उन्होंने कहा उतने ही बांध लो। अच्छा हमें मिल रहा है जिससे वो डालते हैं, मैं तो पेन के जरिए भी डाल देता हूँ। ये पाकिस्तानी होने का पक्का सबूत है। अक्सर लोग टूथब्रश भी यूज कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जो उसके डालने के लिए चीज बनाई गई है ना, जो भी ना है, मिल रही हो डालना हो, ऐसे ऊपर बांध तो जा नहीं सकते बाहर। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं, उस बात का जिक्र करते हैं जिसका बहुत चर्चा है। वक्त करीब आ गया है, मुकाबला सख्त है। हम बात करें सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मच गई है। खुर्रमशेर जमान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पीटीआई के 3 अरकान असम्बली के अगवा होने का बड़ा दावा कर गए। खुर्रमशेर जमान का कहना है कि करीम बख्श कबूल, असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा कर लिया गया है। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। आखिरी लोकेशन जो बता रहे हैं खुर्रमशेर जमान, वो कह रहे हैं कि खयाबान शमशीर कराची, जमजमा कराची और डिफेंस फेज 5 ट्रेस हुई है। खुर्रमशेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहरियार शर का वीडियो बयान भी सामने आ गया, जिसमें आंखें इधर उधर हो रही हैं। जी एग्जैक्टली, उन्होंने अपने अगवा होने के दावे की तरदीद कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये तो 3 MPAs हैं, लेकिन बाकी MPAs कहीं अगवा ना हो जाए, कहीं खोना। कराची में धुंध भी नहीं होती, कहीं गायब भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं कह सकते रास्ता भूल गए थे। इसलिए उन्होंने कहा है आपको सेफ रखते हैं जनाब, और आपको हम 3 स्टार होटल में कमरे बुक करा के देते हैं। आप यहाँ पर रहें इत्मीनान से, एंजॉय योर टाइम, हैव योर मील्स, ताकि आप इधर उधर ना हो जाएं। बिल्कुल, शारा फैसल पर वाक़ होटल के कमरे आइंदा 2 रोज़ के लिए बुक किए गए हैं, और GDA, MQM और PTI के MPAs को इन होटल में रखा गया है और इशाया भी दिया गया है, और वो इन्हीं होटल्स में क़याम करेंगे। वैसे अगर मैं इनकी जगह में तो खूब इंजॉय करती, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, देखिए ना, खाना पीना और हल्ला गुल्ला। वैसे आप देखिए समाजी फासले का भी ख्याल नहीं, लेकिन आई गेस दे आर मिसिंग दोस 3 MPAs, शायद इसलिए भी वो कह रहे हैं कि वो, क्योंकि जब कमरे बुक कराया उनके लिए वो 3 कमरे खाली रह गए, तो उन्होंने कहा 3 कितने ने, ये 3 किधर गए। फिर सवाल भी उठा, सवाल और भी बहुत सारे उठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बाद मरियम नवाज भी अपने अरकान असम्बली के लिए परेशान हो गई हैं, लेकिन क्यों परेशान हुई हैं? मची हुई है। अरकान जो हैं उनको हिदायत दी गई है कि किसी भी नामालूम नंबर से अगर कॉल आती है तो आप फ़ौरन से पार्टी को आगाह करेंगे, कॉल करने वाले का नाम बताएंगे और इसे शर्म भी दिलाएंगे। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा है कि आप इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से पर बैठ जाएं, आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले आपसे ज़्यादा अवाम के इस गुस्से से खौफ ज़दा हैं जो 3 साल से आपकी वजह से, आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से अवाम के अंदर मौजूद है। कितना काबिले तर्स है वो शख्स जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ कर भी बेइख्तियार और बेबस है। ऐसे मरियम साहिबा जब भी समाजी राब्ते का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तनकीदी तीर चलाती हैं कि सामने वाले के दिल पर ठा करके लगते हैं। खुद ही लिखती हैं क्या? अच्छा चले। जब हम बात करें सियासी माहौल की, तो इस वक्त चूंकि हमने इनिशियली गुफ्तगू की कि 3 MPAs PTI के फ्रॉम सिंध असम्बली दे आर मिसिंग, तो उनकी बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी सर। ये बताइएगा कि कोई इतलात हैं पीपल्स पार्टी के पास, ज़ाहिर है सर सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के अंडर है, कोई इतलात हैं कि ये जो 3 MPAs जिनके अगवा होने की बात की गई, एक का बयान पहले आया, दूसरे का बयान बाद में काले पर्दे के आगे रिकॉर्ड किया गया, तीसरे का तो कोई बयान ही सामने नहीं आया, MPAs हैं सर, तो आपकी तरफ से यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई है कि ये 3 MPAs PTI के कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI के जो 3 मेंबर्स मिसिंग हैं और आपने बताया कि 1-2 के बयान भी आए हैं, तो ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की है। हमने हमेशा जो है वो पॉलिटिकल कल्चर को फ़रोग़ दिया है, और ये तो पता चल जाएगा चंद दिनों। सिंध हुकूमत भी लगी है उनको ट्रेस करने में, लेकिन चंद दिनों में पता चलेगा क्या मोहरक़ात है इसके पीछे। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सिंध में जो PTI की अपनी डिवीज़न है जिस किस्म की, तो उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। और
अल्लाह के फजल से जो है पीटीआई के अपने लोग भी चाहते हैं कि उनके इक्का दुक्का जो कैंडिडेट है उनको वो पसंद नहीं करते, उनको भी हरवाना चाहते हैं। तो ये तो बाद में पता चलेगा कि असली वो क्या है, क्यों गायब हुए, किस तरह गायब हुए और कौन लेके गया, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कोई कल इलेक्शन है खैर से, और मेरे ख्याल में कि वो खुदा न करे, हम तो कहते हैं कि आए, हर किसी को अपने जमहूरी हक है, उनको वोट जो है डालने का हक है कि वो जिसको भी वोट दें। अब जिस शख्स ने अगर वोट देना है सपोज मेरे खिलाफ या मेरे हक में, तो जब वो जाएगा बैलेट बॉक्स के पास अंदर जाएगा, जब पर्ची पे वो टिक करेगा या वो प्रायोरिटी देगा, तो उसके साथ तो कोई भी नहीं होगा, तो उसे अपनी मर्जी का वो करना है, वोट देना है। तो अब देखते हैं कि हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि वो, और हुकूमत सिंध भी लगी हुई कि उनको रिकवरी में, कि उनकी जो है रिकवरी हो और वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें। हुकूमत उनकी रिकवरी के लिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैंने कहा पहले, सिंध हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो 3 जो मेंबरान हैं उनको वो ट्रेस करें और उनको जो है उनको उनका जमहूरी हक है वोट डालने का, वो अपना वोट डाल सकें। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, इस दफ़ा इतनी हलचल क्यों है? मरियम नवाज़ भी हमें परेशान नज़र आ रही हैं, यहाँ से पीटीआई के 3 अरकान असम्बली जो हैं वो देख रहे हैं कि वो गायब हो गए हैं। इतनी हलचल इस दफ़ा होने की आखिर वजह क्या है? लास्ट सेनेट का इलेक्शन भी हमारे सामने गुजरा, उसमें भी गिनती कुछ और थी, फिर जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। इस दफ़ा आखिर ऐसा क्या नया होने जा रहा है? देखें, हलचल इसलिए सिर्फ सेनेट में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इसलिए है कि इस वक्त इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट पे पीडीएम के कैंडिडेट बने हुए हैं, इसलिए हुकूमत में भी बड़ी हलचल है। और आपने भी कहा, देखिए इलेक्शन में तो देखो हलचल तो डेफिनेटली होती है, हर किसी को ख्वाहिश होती है कि उनका कैंडिडेट जीते। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सामने जो कैंडिडेट है हफीज़ शेख साहब, वो माजी में भी देखें मुशर्रफी काबीना में रहे हैं, हमारी काबीना में भी रहे हैं, इस काबीना में भी हैं, आगे पता नहीं कितनी काबीना में। वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो कि अवेलेबल होते हैं फॉर फाइनेंस मिनिस्टरशिप हर हुकूमत के लिए। तो माजी में हमारे ऊपर बड़ी तनकीद थी कि हमने माशी तौर पर जो है बकौल हमारे पीटीआई के दोस्तों के हमने मुल्क को तबाह कर दिया था। तो उसी शख्स को हमारी टीम के जो प्लेयर थे उन्हीं को वो खुद खिला रहे हैं उसी मईशत के साथ, उसी मईशत के जो है उनको उन्होंने जो है उस्ताद कहें या मिनिस्टर कहें, उनको उन्होंने बनाया था। तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि एक हैवी वेट है और पीडीएम के कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले में उनके पीटीआई के अपने मेंबर्स ने उनके ऊपर बड़े एतराज़ात किए हैं अपने कैंडिडेट के ऊपर। और इस दफ़ा अगर आप देखें, सर में पहली दफ़ा बलूचिस्तान में पीटीआई के सदर ने अपनी हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट दी, फिर सिंध में देखें जतोई साहब ने स्टेटमेंट दी, इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि टिकटें बिक रही हैं, फिर पता चला कि बलूचिस्तान में एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जिनका वास्ता ही पीटीआई से नहीं था और पता चला कि बिक गई हैं। इस तरह सिंध में भी अबड़ो साहब पे एतराज़ उनके अपने पार्टी के लोगों ने किया, तो फिर पीटीआई ने उनसे टिकट ले ली बलूचिस्तान वाले से, फिर बलूचिस्तान वाली पार्टी ने उनको टिकट दे दी और पीटीआई ने अपना कैंडिडेट बिठा दिया। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मतलब है कि जो फाइनेंशियल चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें टिकट फ़रोख्त की बातें हो रही थी, वो भी सामने आ गई हैं। और क्योंकि एक दिन रह गया, कल जो है खैर से अल्लाह ताला पुरअमन तरीके से सब कुछ गुजारे, तो कल शाम को जो है वो रिज़ल्ट आएगा और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातों की, खासकर इस्लामाबाद पे जो नज़र है, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। अच्छा फैसल साहब, एक और चीज़ भी ज़रा मुझे बताएगा मेरी रहनुमाई के लिए। आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को लेकर, हम क्या समझें? पीडीएम कोई सरप्राइज़ देने जा रही है? इंशाल्लाह पीडीएम कल एक सरप्राइज़ देगी। बिल्कुल हम सब होपफुल हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए कि इंशाल्लाह कल वो जो है अपसेट करेंगे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की अगर आप देखें, एक उनकी हिस्ट्री देखें, अगर वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेके फिर उसके बाद वो स्पीकर रहे हैं, फेडरल वज़ीर मिनिस्टर रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म रहे हैं और एक यूनानिमस वज़ीर आज़म रहे हैं। और अगर आप देखें कि उनके अपने दौर में जो है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं थी, किसी को मतलब है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज भी नहीं किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि उनके अपने मेंबरान, अगर वो अपोजिशन में भी थे, ऐसे अपोजिशन के मेंबरान भी थे जिनको हुकूमत के मेंबरान से ज़्यादा फंड्स भी मिले थे, सबको उन्होंने जो है इक्वली ट्रीट किया अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप कहें। तो आज भी जो मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो उस वक्त के पार्लियामेंट में थे, आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर को और पीपल्स पार्टी के दौर को याद करते हैं कि उस वक्त जो हमारे साथ हमें जो हमें एकोमोडेट किया गया था, हमारे हल्कों में जो काम किए गए थे, वो किसी दौर में भी ऐसे नहीं हुए। तो अभी जो उनके एलाइज हैं, उनके जो वज़ीर हैं पीटीआई के, और उनके साथ जो अपने जो उधर चले गए, तो आज वो कहते हैं कि इस दौर से वो दौर अच्छा था। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आते हैं और इंशाल्लाह अगर वो चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो हम कोई चेंज दे सकते हैं। और अभी भी इलेक्शन के दौरान भी वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि
3 साल से जिन MNAs को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नहीं पूछा था या वज़ीर आला साहबान ने MPs को नहीं पूछा था, आज उनकी वो राह तकते हैं और दिन में 2-2, 4-4 उनसे मीटिंग भी करते हैं और रोज़ाना की बेस पे कर रहे हैं। तो उनकी जो है वो वैल्यू आज बहुत बढ़ गई है मेंबरान पार्लियामेंट की। अच्छा फैसल साहब, एक बात और बताइएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट का जो मामला है, क्या हम ये समझें कि सेनेट में होने वाले इंतखाबात और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिलने वाले वोट ये तय करेंगे PDM का फ्यूचर? देखिए, हर इलेक्शन का अपना एक वो होता है। देखिए, PDM का फ्यूचर तो देखिए 26 मार्च को PDM ने ऑलरेडी एक ऐलान किया है कि हम लॉन्ग मार्च बल्कि महंगाई मार्च करने जा रहे हैं। तो यूसुफ गिलानी का इलेक्शन देखिए, हमने पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों को कायल किया कि जब तक मुतफिक का फैसला नहीं होता कि हम इस्तीफे दें, उस वक्त तक हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहें। आपने देखा कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया, PDM ने वहाँ पर अच्छी बढ़तरी हासिल की। आज इंशाल्लाह हम सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे सेनेट के इलेक्शन में। ठीक सर, अगर इस तरह जो फैसले मतलब हुए हैं, जी। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी और इंशाल्लाह PDM अपसेट करेगी। ठीक सर, अगर ऐसा होता है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपकी मंशा, जैसे आपकी ख्वाहिशात हैं, उनको वोट मिल जाना, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाना, क्या उसके बाद भी सर हम उस ऐलान को सही मानेंगे कि मार्च होगा या कि नहीं, कि चूंकि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे चेयरमैन सेनेट, अगर आप मुंतखब करा पाते हैं उनको, तो सर फिर तो मामलात सेनेट के मैनेज करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। फिर अवामी मसाइल को सेनेट में डिस्कस करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप मार्च करें और सड़कों पर लोगों को इकट्ठा करें। देखें, सेनेट इलेक्शन एक अपना एक प्रोसेस है जिसको हमने अडॉप्ट किया, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मार्च जो है वो जो महंगाई मार्च है या लॉन्ग मार्च है, वो PDM की लीडरशिप ने फैसला किया है। PDM की लीडरशिप ने फैसला करना है। हमारा अगला टारगेट जो होगा, फिर हमारा अगला टारगेट होगा कि हम PTI की इत्यादी जमातों की हुकूमत लेके आए, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट इंशाल्लाह जब अगर नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं PTI के इत्तेहादी जमातों की हुकूमत लेकर आए, सर क्या ऐसे मामलात हैं, ऐसे राबते हैं, कोई ऐसी यकीन दहानी कराई गई है, कोई ऐसा कॉन्फिडेंस दिया गया कि ये हो सकता है, कर सकते हैं आप? देखें, आज की जो इत्तेहादी हैं PTI के, कल हमारे इत्तेहादी भी थे। अगर आप MKM को लें, अगर आप जो है काफ लीग को लें, तो हम तो बिलीव करते हैं डायलॉग्स में। हम तो ऐसे नहीं कहते, लेकिन अब तो MKM साथ नहीं दे रही सर आपका। You've tried very much, but MKM ने साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट के साथ हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि इनकी हमारी इत्तेहादी थे, इनकी इत्तेहादी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सरप्राइज देंगे। हम तो वो, मैंने कहा है कि हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने इनके साथ हाथ नहीं मिला। हम तो हर अपने इत्तेहादी जमातों के साथ गले मिलने को तैयार है। हर महीने जो हमारे वो हमारे लिए बाइज़े इज़्ज़त है। हमारे किसी के साथ डायलॉग करने को तैयार है। हम ऐसे नहीं कहते कि जी हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना। हमारे सब बाइज़े इज़्ज़त है, बाइज़े इफ्तिखार हैं। हम इंशाल्लाह हर किसी से मिलेंगे, डायलॉग्स करेंगे और डायलॉग्स कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कल उसी का नतीजा होगा कि इंशाल्लाह हम एक एक्सेप्ट करेंगे। फैसल साहब, इसी डायलॉग की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी खत लिखा है, हिमायत मांगी है। देखिए, इमरान खान साहब यूसुफ गिलानी साहब के क्लास फेलो भी रहे हैं, एक पढ़े भी हैं इकट्ठे। तो वो एक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नेशनल असम्बली है। तो नेशनल असम्बली के मेंबर वज़ीर आज़म साहब भी हैं। तो इनका एक जमहूरी हक बनता है, एक जमहूरी प्रोसेस है कि वो हर किसी से वोट मांगे। तो उन्होंने हर किसी से वोट मांगे, हर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली से वोट मांगे, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो अब जब इमरान खान साहब जब वोट डालने जाएंगे, मैं खुद कहता हूं कि वो अपने दिल के साथ, अपने दिल को जब वो देखेंगे कि जी मैं वोट डाल रहा हूं, मैं उस शख्स को डाल रहा हूं जिसके एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, एक लंबी तारीख है पॉलिटिकल करियर, और एक ऐसे शख्स को डाल रहा हूं जिसको मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो मुझे दिया गया है, IMF से दिया गया है, जिसने मेरे हुकूमत का जो इस वक्त जो महंगाई की तरफ और मईशी तौर पर ये जो हुकूमत तबाह हो रही है, उसका जिम्मेवार वो शख्स है जो मुझे भी दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी जो है, अगर अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दें। लेकिन वो तो ये कहते आए हैं कि मईशत के बिगाड़ के जिम्मेदार तो माजी की हुकूमतें हैं। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं ना, जब मैं कह रहा हूँ दिल की आवाज़ सुनेंगे, ये तो एक सियासी बयान है कि माजी की, अगर माजी की हुकूमतें हैं तो माजी के जो प्लेयर्स हैं वो आपके साथ ही खेल रहे हैं। अच्छा। ये प्लेयर्स हैं ना माजी में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे या हमारे साथ थे। तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब अगर दिल की आवाज़ सुनेंगे तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। बाकी भी ऐसे हैं जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो अगर दिल की आवाज़ सुनेंगे तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। फिर देखते हैं सर कि कल दिल की आवाज़ और ज़मीर की आवाज़ कौन सुनता है। एक मामला और है जिस पर आपको कमेंट चाहिए सर। उज़ैर बलोच
10वें मुकदमे में सर बरी हो गए हैं। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि उज़ैर बलोच वो शख्स है जिसने एक बार ये कहा था कि उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके साथ, और ये इसलिए हो रही है चूँकि वो पीपल्स पार्टी का साथ देता है, पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। सर अब जब हम देखते हैं कि 10वें मुकदमे में बरी हो रहा है तो उसको क्या समझा जाए सर? देखिए, उज़ैर बलोच साहब इस वक्त पार्टी के मेंबर नहीं है, ठीक है। माजी में वो पार्टी मेंबर कहीं रहे होंगे। इस तरह बहुत से ऐसे लोग इस वक्त पीटीआई में जो हमारी पार्टी के मेंबर रहे हैं, अगर उनकी जमानतें हो रही हैं तो उनकी अदालत जमानतें करा रही है। पाकिस्तान नहीं, वीक प्रोसिक्यूशन है सर। पार्टी तो भी पॉलिटिकल अदालत क्या करे सर? अदालत क्या करे? वीक प्रोसिक्यूशन है, वीक प्रोसिक्यूशन है सर। प्रोसिक्यूशन टीम साबित ही नहीं कर पाती। देखिए, आप देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखें तो खुर्शीद शाह साहब इस वक्त जो है सियासी तौर पर जो है वो अंदर है। उनके ऊपर क्या केस है इस वक्त? एक साल से ऊपर हो गया उनको जो है उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किए। पिछले दिनों हमजा शहबाज की जमानत हुई है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब को अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ साहब को देखें, अपोजिशन के लोग जो हैं इस वक्त अंदर हैं। तो ये चीज़ अगर कहें कि जी उज़ैर बलोच की जो है उसकी तो एक मतलब है कि एक हिस्ट्री ऐसे जा रही है कि कभी वो दुबई में होते हैं और कभी कराची के सुपर हाईवे पे गिरफ्तार हो जाते हैं। फौरन पता लगता है कि दुबई से पता कैसे पहुंच जाते हैं। तो अब देखते हैं जब वो उनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे तो बताएंगे हकीकत की उनके साथ क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे उनकी जमानत हुई, कैसे वो दुबई से वापस आए और कराची के सुपर हाईवे पहुंच गए थे। तो बहुत से चीज़ें हैं जो उन्होंने बतानी है, जब वो बताएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था सेनेट में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक कि MPs कहाँ हैं। 3 MPs से मुतालिक PTI ने ये दावा किया था कि अगवा हुए हैं, उनके बयानात सामने आ गए तीनों के। इस वक्त शौकत यूसुफ ज़ई साहब सूबाई वजीर हैं KP के और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इज़ विद अस टुडे। शौकत साहब गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शौकत साहब, क्या इतलात आपके पास हैं? वो जो 3 MPs हैं असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके हवाले से खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि वो अगवा हुए हैं, तीनों के बयानात सामने आ चुके हैं। अभी भी आप लोग कहते हैं सर अगवा हैं, या कि अब आप लोग उस स्टेटमेंट से हट रहे हैं और वो अपनी मर्जी से कहीं पर हैं, वो अगवा नहीं हुए? मुझे तो उस के बारे में इल्म नहीं है कि MPs का क्या बयान आया क्या नहीं आया। उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन देखें, जब MPs बात करते हैं या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया तो डेफिनेटली वो उनका बयान ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, अब ये बता दें सर, यूँ तो ज़ाहिर है कि ये मामला सिंध के हैं, बट आई एम श्योर आप इस पर कमेंट कर पाएंगे। MPs को होटल में ठहराना, क्या इससे समझा जाए कि डर है, खौफ है, खदशा है, इधर उधर हो जाएंगे? किसने कराया जी? सर आपकी हुकूमत ने कराया सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया सर, MPs को होटल में स्टे करवाया सर। नहीं, या तो देखे ना, अपने मेंबरान को ठहराया है तो वो तो एक अलग बात है। अपने ही मेंबरान की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त जिस तरीके से मंडियां खुल रही हैं, जो जिस तरह ऑफर्स आ रही हैं, जिस तरह ये लोग पैसे दे रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तो अगर एक पार्टी कहती है कि जी हम करप्शन नहीं करना चाहते और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो अपने मेंबर किसी और मेंबरान को तो नहीं रखा है ना। नहीं, सर रखा अपने मेंबर्स को है। आपकी ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूँ, चूंकि सर ये बात बार बार कही गई कि हमें कोई डर खौफ नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, ये मामला तो नहीं रुकेंगे, तो हमारी पोजीशन ऐसी है, हमारे ताल्लुकात ऐसे, एक आध सीट हम ज्यादा ले सकते हैं, हमारी पोजीशन ऐसी है, कहा गया PTI की तरफ से। लेकिन सर अब अपने MPs को इस तरह होटल में ठहराने से शायद ये तासुर जा रहा है कि डर खौफ है कि अपने वाले उधर ना चले जाएं। देखिए, हर जगह का अपना माहौल होता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी को नहीं ठहराया गया, सारे मेंबरान अपने अपने घरों के अंदर हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर आपने देखा, वहाँ पे जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, सर वो KPK में मामला शायद डिफरेंट हो रहा है। वहाँ पे आप लोगों ने अपोजिशन को ऑफर किया है कि 4 सेनेटर्स आपके मुंतखब करा देते हैं, तो आपने भी इस तरह से ऑफर की है? नहीं, देखिए, हमने बिल्कुल जो उनका जो स्ट्रेंथ बनती है उसमें उनके जो है वो 2 सेनेटर बन सकते थे, और हमने उनसे कहा कि जो जिस तरह जितने आपके तादाद है उस हिसाब से हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि ये जो करप्शन है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिस तरह हर वक्त बदनामी होती है, इससे भी आपकी भी जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट।
तो जिस तरह पंजाब में हुआ है बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो चूंकि आप देखें कि उनके पास टोटल 45 मेंबर्स हैं और 45 मेंबर्स जो हैं वो आप देखें कि अगर आप जनरल सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1900 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उस पे आप जो है ना 3 मेंबरान खड़े कर रहे हैं सेनेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि वो पैसों से खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें मीडिया को इसको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट जो है वो सेफ रखा जाए, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो जरूर बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि शफाफियत आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस अंदाज से ये लोग वोटों की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, इस वक्त आप यकीन करें तो कोई मेंबर ऐसा नहीं रहा है जिसके पीछे घरों में नहीं जा रहा है, जिसके पीछे मिन्नतें नहीं कर रहे हैं। आपकी मिन्नतें भी हो रही हैं अभी तक? आपसे भी कांटेक्ट हो रहा है? मुझसे तो नहीं हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये अब नहीं, जिन के साथ जो नए आए हैं या जो उनके पास जरूर जा रहे हैं। लेकिन सर आपको भी माजी में ऑफर तो हुई? सर मुझे बिल्कुल माजी में हुआ है, उस वक्त हम भी नए थे, शायद उनके ख्याल था कि सर वैसे इफ यू कैन शेयर अगेन, वो ऑफर किसने की थी और क्या की थी? कितनी लुक्रेटिव ऑफर थी वो? देखिए कोई खातून थी उस वक्त। देखे हम तो, मैंने अर्ज किया ना कि हम तो नए थे उस वक्त और इतना हमारा तजुर्बा भी नहीं था और सिर्फ इतना था कि उसने मुझे कहा कि जी मैं NGO से मेरा ताल्लुक है, आप मुझसे मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है आपके हल्के के लिए एजुकेशन के। तो मैं मेरे घर आई थी, तो मैं अपने घर से बाहर था, मैं वापस आ गया। अच्छा। मैंने कहा जी कौन सा आपके पास प्रोजेक्ट है? तो उसने कहा फिलहाल तो मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ, बाकी इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आऊंगी। और वो अकेली ही थी या उनके साथ कोई और भी था? क्योंकि सर ये हो जाता है बाद में कि कोई बात कर रहा था और एक और वीडियो बना रहा होता है। नहीं वो अकेली आई हुई थी, बिल्कुल सिंगल। बाहर गाड़ी में होगा उनके पास, लेकिन जो मेरे कमरे में आई थी, जो ड्राइंग रूम था, उसमें ये अकेली बिल्कुल। और मैंने कहा ना कि मैंने बाकायदा फोन किया घर के, यार इनको चाय शाय पिलाएं, क्योंकि जाहिर है अगर ये PK2 के लिए मेरे हल्के के लिए वो लेकर आई है, कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है, तो अच्छी बात है। तो मैं चूंकि हैदराबाद में था, मेरा 20-25 मिनट लग रहे थे, तो मैंने घर में फोन किया कि जी इनको चाय शाय पिलाएं और मेहमान है। आपने उन्हें फैंटास्टिक टी पिलाई। लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने देखा उनको, तो जिस अंदाज से उन्होंने बातें की, मैंने कहा दीदी आप चले जाएं प्लीज। मैं कहते जी आपके तो 3 वोट है आपके पास, तो आप 1 वोट हमें दे दें और दूसरा वोट जो है वो आप 2 वोट है आपने पार्टी को दे दें। मैंने कहा बीवी मेरे सारे वोट पार्टी के, मैं किसी को इस तरह नहीं कर सकता। सर लेकिन उसके बाद आपको तो नहीं ऑफर हुई, लेकिन आपके साथियों को जो ऑफर हुई उससे मुताल्लिक अब इन रीसेंट टाइम्स अगर हम बात करें तो कोई शेयर होता है, पार्टी में डिस्कशन होती है, जो दोस्त यार हैं वो बताते हैं दीगर जो MPAs हैं कि इस तरह ऑफर हुई, उस तरह कांटेक्ट किया गया, ऐसी मामला अभी तक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो तकरीबन अब बहुत सारे MPAs ये कह रहे हैं कि जी राब्ते कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका शायद ये ख्याल है कि शायद जिनके साथ MP हॉस्टल में अक्सर अपोजिशन गवर्नमेंट के मेंबरान एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, गपशप भी होती है, ज़ाहिर एक साथ रहते हैं, तो उनका ये ख्याल होता है कि चलो इनको ऑफर दे देते हैं, हो सकता है ये हमें वोट दे दें, लेकिन इस तरह होता नहीं है। सर लेकिन कोई अगर ऑफर आप शेयर कर सकें कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर किस मेंबर को की गई? देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं तो जब रात को भी हम जब खाने पे थे तो 2-3 मेंबरान ने और उन्होंने खुलकर कहा, अच्छा ये नहीं कि कोई ढकी छुपी बात की, जो पूरी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें ऑफर आई है और हमें हमसे रब्ता किया जा रहा है, लेकिन हमने उनको इनकार कर दिया। हमने कहा कि नहीं, हम आइंदा कम अज़ कम प्लीज़ हमारे पास दोबारा ना आए। तो मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ कि देखें ये कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं कि हम जाके मंडी में कहें कि जी हमने ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत बुरी है और इसका मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए शौकत साहब, ये जो मामलात हैं
क्योंकि ज़ाहिर आप कह रहे हैं कल भी मीटिंग में आप लोग बैठे हुए थे और इस तरह बताया जा रहा था, खुल के बताया जा रहा था कि ऑफर्स आ रही हैं, तो ये मामलात यहीं तक होते हैं, डिस्कशन तक क्या कि आप लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसने ऑफर की, किसके जरिए की और क्यों की, या नहीं? देखें, अभी तो इस तरह है ना कि जब एक चीज़ अब आप एक मंडी से जाते हैं तो उस मंडी में ऑफर्स तो आती हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए जो मैकेनिज़्म होना चाहिए, बिल्कुल हमने तो कभी कभी हम ये सोचते भी हैं और हम कहते भी हैं कि जी ऐसा क्यों ना करें कि जो ऑफ़र करें उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है, कोई सिस्टम होना चाहिए ना। अब आगे से वो कहेगा जी मैंने तो नहीं किए। सर डोंट यू थिंक सो ये चीज़ें कर देना ही काफ़ी है? देखिए, एक्सपोज करना ना, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। देखिए, ये इलेक्शन तो कल हो जाएंगे, अल्लाह खैर के साथ करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से अपोजिशन नहीं चाहती। देखिए, ये आप देखें 2006 से ये बात चली आ रही है, जो मिसाक की जमहूरियत या सो कॉल्ड जो भी कहें इनको, इन दोनों जमातों ने कहा था कि हम ओपन बैलेट या इस तरह कोई मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे आइंदा कोई उंगली ना उठाए इलेक्शन के ऊपर। अब मुझे पता है 5-5 साल गुजार दिए, उनको कहिए मैकेनिज्म बनाएंगे हम, वो 10 साल में वो मैकेनिज्म नहीं बना उनसे। अब अगर हम ये कह रहे थे कि जी ओपन बैलेट पे आ जाए ताकि जो फौरी तौर पे हम इस चीज़ की रोकथाम कर सके, नहीं किया। अब अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी अक्सरियत आ गई सेनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला तो डेफिनेटली हम तो करेंगे, लेकिन अगर मैं वैसे ही कहना चाहता हूँ कि इसमें अपोजिशन को बिल्कुल जो हर वक्त रोती है कि जी यहाँ दान दी हुई, वहाँ दान दी हुई, तो क्यों ना उसको हम रोकें, क्यों ना उसके लिए कोई ऐसी कानून साजी करें जिसके ज़रिए से शफाफियत आ जाए और बेचारे लोग जो हैं वो भी जिनको वोट देना चाहें, जो चाहते हैं कि जिनको वोट मिले, वही लोग मुंतखब होकर असेंबली में आए। अगर यही बात है तो चलो आके देख लें, लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं होता है इस तरह। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, जो जिस तरह एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, आपको भी पता है, हम सबको पता है, शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं पेट फाड़ कर सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन क्या हुआ? आज असेंबली में आप जाएं, वो सारे इकट्ठे बैठे हैं। भाई क्यों इकट्ठे बैठे हैं? क्योंकि इमरान खान उधर बैठा हुआ है, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला करना है। अब ये तो देखें ना, आपने इमरान खान का मुकाबला करना है, करें, अब सारी पार्टियां मिलकर करें, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आप अवाम की नुमाइंदगी का जब हक रखते हैं ना, तो फिर अवाम के वोटों का आपको फिर वो भी करना चाहिए, उनकी मान भी रखनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उनके वोटों से खिलवाड़ करें, ये बात आपकी दुरुस्त है शौकत साहब, लेकिन एक तनकीद आप लोगों पर यह भी हो रही है कि 2-2.5 साल तो आप लोगों ने अपने MNAs MPs को पूछा नहीं, इमरान खान साहब उनसे मिलते नहीं थे, उनकी बात सुनते नहीं थे, उनके हल्के के मसाइल पर बात होती नहीं थी। आप जब सेनेट इंतखाबात सर पर आए हैं तो 2-2 बार मुलाकातें हो रही हैं। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से हमारे ज़िम्मे बहुत सारे काम थे। अब मैं खुद MP हूँ, दूसरी मरतबा इलेक्ट होकर आया हूँ। देखिए, शुरू में आपको पता है कि इदारों का क्या हाल रहा, और आज भी मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। जिस अंदाज से पाकिस्तान की हुकूमत हमें मिली, ये कल भी मैं असेंबली में कह रहा था, जो हमारे जो इलेक्ट होकर बंदे आए हैं अपोजिशन के, उन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़े अच्छे इदारे छोड़े थे। तो मैंने कहा जी 2018 से पहले कौन सा इदारा आपने अच्छा छोड़ा था? PIA अच्छा छोड़ा था आपने, रेलवे खसारे से बाहर छोड़ा था, स्टील मिल छोड़ा था, कौन सा इदारा छोड़ा था सिवाय एयर ब्लू के और इत्तेफाक स्टील मिल के अलावा? कौन सा इदारा ऐसा था जो तरक्की कर रहा था पाकिस्तान में? कोई बताए तो सही ना। दूसरा देखें, ये कह रहे थे हमने बहुत अच्छी मईशत छोड़ी थी, तो कौन सी अच्छी मईशत छोड़ी? $20 अरब आपने करंट डिफिसिट छोड़ा था, $30,000 अरब जो 30,000 अरब का अपना कर्जा छोड़ा था। ये कौन सी अच्छी मईशत थी? मईशत तो ये है कि पूरी दुनिया की जो है ना ग्लोबल रिसेशन है, पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की वजह से मईशत सुकड़ रही है, वाहिद पाकिस्तान है जिसकी मईशत कोरोना के अंदर भी बेहतर हो रही है। ये पॉलिसियाँ होती हैं, और जिसके अंदर आपका टेक्सटाइल उठ रहा है, जिसके अंदर आपका स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो रहा है, जिसके अंदर आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो मुस्तकम हो रही है। ये चीज़ें होती है मईशत के अंदर। कंस्ट्रक्शन के कारोबार में जितनी तेजी आई है उससे रोजगार बढ़ रहा है लोगों के लिए। सर ये होता है। तमाम आशारिये अपनी जगह सर, लेकिन महंगाई की अगर हम बात करें तो सर 1.8% महंगाई की शरह में इजाफा सिर्फ फरवरी में हुआ है।
सालाना शरह 8.7% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है सर, इस पे जिम्मेदार कौन है सर? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए ये बड़ा वो कहते हैं ना कि जी मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है, कहते हैं ना, बड़े दावे के साथ कहते हैं। तो मोटरवे के लिए पैसे कहाँ से आए थे? कर्जा लिया था। अच्छा, जब कर्जा आप लेते हैं और जब कर्जा आप देते हैं तो क्या होता है? महंगाई आती है। आप मुझे बताएं कि कर्जा नवाज शरीफ ने लिया था और दे कौन रहा है? इमरान खान कर्जा दे रहा है। शौकत साहब, उसके दौर में महंगाई आएगी। शौकत साहब, मुझे ये बता दें, 2.5 साल हो गए, अगले कितने सालों तक हम ये सुनेंगे कि माजी की हुकूमतों की पॉलिसी की वजह से, एग्रीमेंट्स की वजह से हम भुगते हैं? कितने और साल, जिसके बाद आपके पास प्लान है कि अब वो माजी की हुकूमतों को अब हम मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराएंगे, आप अपनी कारकर्दगी की बात करेंगे? मैं बिल्कुल अपनी कारकर्दगी की बात करेंगे। देखें, जो आपको इस वक्त बिजली मिल रही है, आप मुझे बताएं कि ये कहाँ से आ रही है बिजली? ये कौन से मंसूबे हैं? ये वो मंसूबे हैं जो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर महंगे तरीन मंसूबे पाकिस्तान के लिए लगाए। यानी आज आप देखें कि तेल से बिजली बन रही है। ये कोई तुक है? ये कौन सा मुल्क है? हम कोई बहुत अमीर मुल्क है जहाँ पे हम अपने तेल के लिए तरस रहे हैं और तेल से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि आपके पास वाफिर मकदार में पानी है। मनसूबाबंदी कोई एक दिन में तो नहीं आती है। ये लोग 30-35 साल इक़्तिदार में रहे हैं सर, तो 2.5 सालों में पानी से बिजली आपने कितनी बनाई है सर? केपीके में कितने छोटे डैम्स बन गए सर, अगर वो शेयर कर लें? जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ सर, छोटे डैम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बड़े 2 डैम इमरान खान के दौर में शुरू हो गए। ये बड़ी बात नहीं है, ये इन दोनों के तनाज़े का शिकार था। ये सारा दिन यही खेल खेल रहे थे, कालाबाग डैम बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है। आज अल्लाह के फजल से बादशाह डैम शुरू हो चुका है, उस पर काम शुरू हो गया है, ज़मीनें एक्वायर हो गई हैं। क्यों नहीं कर रहे थे ये? अगर ये 10 साल पहले कर दे तो आज कोई आपको तकलीफ ना होती पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की। लेकिन इमरान खान ने आके शुरू तो कर दिया ना, यही चीज है। अब जो महंगे मंसूबे हैं उससे आप जान कैसे छुड़ाएंगे? नहीं सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, आप उनसे जान ये बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन जब बात आप करते हैं उन एग्रीमेंट्स की जो माजी की हुकूमतों ने किया सर, जो LNG का एक मुआहदा किया माजी हुकूमत ने, ज़ाहिर है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो नया मुआहदा किया और वो बहुत अच्छा मुआहदा था सर। ऐसे ही स्टेप्स दीगर शोबों में लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं? डिस्कशंस हो रही हैं, प्लान बन रहे हैं? देखिए, आपकी असल चीज़ है आपकी मईशत। आपकी मईशत इस वक्त आप देखें कि आपके ऊपर इतने कर्ज़ों का बोझ है कि आप कुछ भी कर लें, आपने जब कर्ज़े अदा करने हैं तो आपके पास तो यानी आपके पास क्या है कि आप इतने बड़े बड़े कर्ज़े अदा करेंगे? आप देखें, हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये इन्होंने भी कर्ज़े लिए। हमने कर्ज़े लिए, लेकिन हमने कर्ज़े क्यों लिए? हमने 10,000 अरब रुपए वापस किए हैं। अब 10,000 अरब रुपए पे तो इमरान खान जो है ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बना सकता था, लेकिन कैसे बनाता? पहले तो कर्जा देना है ना। तो 10,000 अरब रुपए इमरान खान के दौर में वापस हुए हैं। ये कभी आपने सुना है अपोजिशन के मुंह से कि जी चूंकि इस वक्त क्राइसिस इसलिए है और महंगाई इसलिए है कि क्योंकि 10,000 अरब रुपए इसने पराए भी वापस किए हैं जो इसने नहीं लिए थे। ये किसने थे? जरदारी के दौर में लिए गए थे, नवाज शरीफ के दौर में लिए गए थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में लिए गए थे, उससे पहले दौर में लिए गए थे। वो कर्जे अब वापस कर रहा है इमरान खान। तो देखिए, ये चीजें होती है, आवाम को समझाने की जरूरत होती है, लेकिन मईशत ट्रैक पर आ गई है। अब ऑप्शन क्या है? आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने इस कोरोना के दौरान भी अपनी मईशत को बेहतर करने की कोशिश की, तो क्या ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या उन चोरों को वापस लाना चाहिए? नहीं शौकत साहब, हम इस चीज़ की बारहा तारीफ भी करते हैं कि वज़ीर आज़म ने कोविड में जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जो दी हैं पॉलिसीज़, वो ज़बरदस्त थी। बैक टू सेनेट इलेक्शन, एक लास्ट कमेंट आपका चाहूँगी। एक जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी और एक जानिब अब्दुल हफीज़ शेख, PDM कह रही कि कल हम सरप्राइज़ देंगे। प्लीज़ मुझे ज़रा बता दें कि हम ये समझे कि PTI भी कोई सरप्राइज़ देने जा रही है? देखिए, PDM जो है वो तो सेनेट चेयरमैन के लिए भी सरप्राइज़ दे रही थी। उनकी क्या सरप्राइज़ है? उनकी तो आई डोंट नो, ये तो डेट पे डेट पहले भी देते रहे कि जी हम जनवरी में हुकूमत ख़त्म कर देंगे, फरवरी में कर देंगे, अभी मार्च में, फिर उसके बाद भी कहते हैं सेनेट के बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जी कि लॉन्ग मार्च तो कौन कर रहा है? PDM के सरबराह कौन है? मौलाना फजलुर रहमान जो कहता है मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। आप देखें कि उसकी अपनी सीट सद्दा की, जो सदियों से वो जीतते आ रहे थे, वो तीसरे पोजीशन ले लिए उन्होंने। यहाँ तो पोजीशन यहाँ हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में। कल भी ऐसे होगा सर? PDM का उम्मीदवार हार जाएगा सर? देखिए, अक्सरियत
आपके सामने है, ये क्या करेंगे? ये पैसों के ऑफर कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन पैसों से इस दफा ये कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी शौकत साहब, हम ये समझे कि लास्ट सेनेट के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था कि मामला पहले कुछ था, जब गिनती हुई तो नाम किसी और का निकल आया। कल तो ऐसा नहीं होगा। देखिए इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा लोग बड़े कमिटेड हैं और जो पिछली गलतियां हुई थी उनसे सबक सीख चुके हैं। पाकिस्तानी आवाम भी देख रही है और ऐसे लोग जो वोटों की खरीद और फरोख्त में मुलविस रहते हैं, जो ऐवान बाला के लिए वोटों की खरीद और फरोख्त करते हैं, मेरे ख्याल से अफसोसनाक बात होगी और आवाम भी देख रही है। और आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी कि आज तक ऐवान बाला में ज़्यादातर अक्सरियत किन लोगों की जाती है। हम इसका बड़ा एहतराम करते हैं। अवाम वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करके लाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 70 करोड़ रुपए कीमत लगी हुई है एक सीट की, तो 70 करोड़ रुपए लगा के कोई क्या करेगा ऊपर? ये जो हम असेंबली में बैठे हैं, आज से पहले लोग हम जब भी पूछते हैं आपके कितने पैसे लगे, कोई कहता था मैंने 15 करोड़ लगाए, कोई कहता 20 करोड़ लगाए, मेरे 4,70,000 रुपए लगे हैं। मुझे तो नहीं पता यहाँ के क्या होता है। हमने तो अपने 4,70,000 रुपए भी नहीं रिकवर कर सके। ये कैसे यहाँ आके ये 70 करोड़ रुपए वापस करके जाते हैं? तो मुझे देखें, ये जिस अंदाज से ये सियासत होती रही, आवाम के साथ ज्यादतियाँ होती रही, वो ज्यादतियाँ अब खत्म होनी चाहिए। अब आवाम के हकीकी नुमाइंदे असेंबली में आने चाहिए। अगर आप देखें कि हमारे पास कितने काबिल लोग होंगे इस मुल्क के अंदर जो बिल्कुल शौकत साहब, यही शिकवा फिर कुछ एमएनएज और एमपीएस भी करें कि हम काबिल थे, काश वजीर आजम सही वक्त पे हमसे पूछ लेते। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे समा से। बढ़ते हैं जनाब, स्वात के गाँव आइन में गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार खानदान की दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई है। 4 जवान माजूर बच्चों के वालिदैन ने नुकसान पहुंचाने वाले एक बेटे को घर में जगह न होने पर मवेशी खाने में बांध रखा। इस खानदान की ये दर्दनाक कहानी सुनाएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। स्वात की तहसील बहरैन के इलाके आइन में चंद रोज़ कबल एक ऐसी वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और उस वीडियो को देखकर दिल अफसरदा होता था कि यहाँ पे एक मकान है और उसी मकान के साथ एक मवेशी खाना है। इसी मवेशी खाना में एक माजूर शख्स जो जहनी तौर पर माजूर है, उसको पाँव में जंजीर डालकर उसे बांधा गया था और उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, पुलिस भी आई और उस नौजवान को कॉल कर आज़ाद किया गया। इस वक्त हम उसी मुकाम पर मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से एक टेंट दिया गया था और उसी टेंट में हम मौजूद है। ये वो नौजवान है जिसको बांधा गया था, ये जहनी तौर पर माजूर है और ये इस नौजवान की वालिदा है। हमारी बात हुई वालिदा से, तो इस वालिदा का ये कहना था कि उसके 4 बेटे हैं और चारों जो है वो जहनी तौर पर माजूर है, लेकिन ये जो इसका बेटा है तो ये जहनी तौर पर इस हद तक माजूर है कि वो नुकसान करता था, बाहर जाता था, तो इस वजह से उसको बांध दिया करता था और 4 साल से उसके पाँव में जंजीर बांधकर यहाँ पे मवेशी खाने में बांधा गया था, लेकिन अब इसको खोल दिया गया है। अब भी इसके जो जहनी तवाज़ुन है वो सही नहीं है। तो हमारे साथ इस नौजवान का मामू मौजूद है, उसके मामू से बात करते हैं। बताएगा कि क्या वजह थी कि इस नौजवान को बांधा जाता था? जिस तरह वालिदा ने कहा, तो वजूहात क्या थी कि इसको बांधा जाता? इसलिए बांध लिया था, वो बाहर निकल कर घूम भी रहा था, नुकसान भी करता था, इसलिए। अच्छा, ये बताए कि यहाँ पे जो घर के हालत है तो वो कैसी है? घर का हालत तो ये भी बहुत गरीब है, हम भी गरीब है, इसलिए इसको इलाज का भी पैसा नहीं था, इसलिए उसको बांध लिया था। वो बाहर निकल कर घूम भी रहा था। हुकूमत की जानिब से क्या इमदाद की गई है और क्या मुतालिबा है? हुकूमत की इमदाद से ये टेंट दिया है, बाकी ये है कि इसका इलाज हो जाए और इनको राशन भी दे जाए।
यहाँ पे हमने ये देखा कि इनका जो घर है वो 2 कमरों पर मुश्तमिल है और यहाँ पे 2 घराने रहते हैं। तो इस ख़ानदान का जो है 1 कमरे का घर है और 1 कमरे में काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, 4 माजूर बच्चे भी हैं, इसी तरह जो है बच्चे और बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो काफ़ी मुश्किल सी ज़िंदगी गुजर रही है और इनका ये मुतालिबा है कि अगर हुकूमत इनके बेटों का इलाज करे, इसी तरह यहाँ पे उन्हें एक कमरा और तामीर करके दे तो इनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। सैयद शहाबुद्दीन, बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस मामले से मुताल्लिक। इस वक्त हमें मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बिलाल भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल भी, ये खबर देखने के बाद मैं सवाल तो आपसे ये करना चाहता हूँ कि असल में ज़हनी माजूर कौन है? ये बच्चे हैं, वालिदैन है, हुकूमत है, इंतज़ामिया है, सिस्टम है, कौन है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में शुएब, आपने शायद जिंदगी में आइंदा भी कभी इससे ज्यादा खूबसूरत सवाल करना नहीं होगा। यही सवाल है और इसी का जवाब मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें जो ज़हनी माजूर है वो रियासत है, क्योंकि रियासत सोशल मीडिया से खबरें लेने के बाद अगर उसके पांव ढलवा सकती है, उसकी मदद कर सकती है, तो मेरे ख्याल में रियासत ने फिर अपनी प्रमोशन के लिए काम किया है, रियासत ने आवाम के लिए काम नहीं किया। किसी पे भी जुल्म करना बड़ी गलत बात है, लेकिन अगर सवात के कल्चर को थोड़ा सा समझिए, वहां पे बाड़ा होना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है। वहां पे बहुत ही गयूर किस्म के लोग रहते हैं। अब ये जिस तरह आप इस फुटेज में देख रहे हैं, उस लोगों की खिदमत करें, क्या ये रियासत का काम तब था जब सोशल मीडिया इस बच्चे को एक्सपोज कर दे और इस खानदान को आप बाजार में लाकर उनकी शर्म और हया और को आप यूं पामाल करें? मेरे ख्याल में रियासत को अपनी माजूरी का एहसास होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अवेयरनेस की कमी है सवात में, और ये बहुत ज्यादा है, और वो ये है कि कजन मैरिजेस से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, जिस तरह के ईरान और इराक में किया है कि मैरिज सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा, आपका जिसमें ब्लड टेस्ट होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी स्टेट की तरफ से, तब तक आप निकाह नहीं कर सकते। यहां तक तो गलती है बिल्कुल। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे मासूर हो रहे हैं। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसका पता होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए तो क्या जब तक उस शख्स को बाड़े में बंद करने के बाद निकाल के सोशल मीडिया पे ना डाला जाए, तब तक रियासत क्या कोई भी अदारा बनाने में नाकाम है? क्या किसी भी किस्म की सहूलत इन माजूर बच्चों को, लोगों को देने में रियासत नाकाम है? तो फिर खुदा के वास्ते रियासत का काम मुझे भी तो समझाएं कि रियासत का काम आखिर है क्या? सवात में रियासत क्या करती है? ये सारे अदारे जो हैं, जितनी एनजीओज हैं, ये जितनी रमजान के अंदर सारी डोनेशंस इकट्ठी करेंगे और हम भी उसमें आगे आगे भागेंगे, वो आखिर लोग कहाँ, कौन है जिनके लिए ये मदद की जाती है? आखिर वो लिबर्टी चौक में बैठे हुए कोविड से मारे हुए एक जाली मजदूर की मदद जो है वही उनका काम है। तो भाई फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क में रियासत की ये भी जिम्मेदारी है कि जो लोग रमजान में या रमजान के अलावा मांगने वाले लोग हैं कि मदद के नाम पे एनजीओस हैं, उनसे भी तो सवाल पूछा जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा काम में होता है और वो खास एक सेक्ट करता है रिलीजन का, जो कि कर रहे हैं। अगर वो एक सेक्ट रिलीजन का, आगा खानी वगैरह यहाँ पे बहुत काम करते हैं, अहले तशय्यो का यहाँ पे बहुत काम है, ये लोग बहुत हमदर्दी और मोहब्बत में रहने वाले लोग हैं। अगर इसके बावजूद जो जीरो टॉलरेंस है, यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई किसी किस्म के हंगामे नहीं है, ईसीओ एसी का कोई काम नहीं है, इतने पुरअमन लोग हैं। अगर यहाँ भी रियासत नाकाम है तो भाई फिर लाहौर और कराची जैसे शहरों के अंदर हम किससे उम्मीद रखें? बिल्कुल। और बिलाल भाई, फिर जो जिम्मेदार हैं उन पे भी सवालिया निशान तो उठते हैं। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे मौजूद थे। तो जनाब, रियासत की जिम्मेदारी और फिर उसके बाद वही बात शेब कि जो एनजीओस हैं जो फंड्स इकट्ठे करते हैं, अगर रियासत नहीं आगे आ रही तो फिर इस तरह के एनजीओस को आगे आना चाहिए जो फंड रेजिंग के लिए बड़ी आवाजें उठाते हैं। बिलाल भाई ने भी कहा कि रमजान में तो आगे आ जाते हैं, पूरा साल कहाँ गायब, पूरा साल कहाँ रहते हैं? और सवात के इस फैमिली तक वो अगर पहुंच नहीं पा रहे तो क्यों? एनीवेज, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूद बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अदालती कार्रवाई से मुतालिक खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म दे दिया। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, डिटेल्स हासिल करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन, जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें हुक्म दिया गया चैम्बर्स न गिराए जाएं, और आज ये बड़ा हुक्म सामने आया है, गैर कानूनी चैम्बर्स खत्म किए जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। जुल्करनैन, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इस हेयरिंग की डिटेल्स दीजिएगा।
ठीक है, जुल्करनैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम और बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वकला से फुटबॉल ग्राउंड फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स खत्म करने का हुक्म दिया और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई थी तो कहा गया था कि 23 मार्च को इस फुटबॉल ग्राउंड में एक मैच कराया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह समाअत जिसमें कहा गया है कि तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स खत्म किए जाएं और फुटबॉल ग्राउंड को फौरी तौर पर खाली किया जाए। आगे बढ़ेंगे और लाहौर की बात करते हैं कि लाहौर में आखिर ये हो क्या रहा है। 4 दिन की चांदनी, फिर वही कचरा कहानी। नई कंपनी का इंतखाब ऐसा हुआ कि तनाज़ात का शिकार हो गया। मशीनरी थी जो कि ख़राब थी, लेकिन जब वही मशीनरी दी गई तो उसके बाद काम हुआ नहीं। लाहौर एक बार फिर हुआ कचरा कचरा। जी हाँ, सूबाई दारुल हुकूमत में सफाई की सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वो लाहौरी जिन्हें साफ सुथरे माहौल में रहने की आदत थी, अब उनसे ये कहा जाए कि अब कचरे वाली जगहों पर और कचरे जैसी जगहों पर सांस लेने की आदत डाल लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंतजामिया जब इंतखाब करती है तो बिना सोचे समझे करती है। शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। तनाज़ात में घिरा LWMC का महकमा एक और बड़े मसले का शिकार। महकमे की बीमार मशीनरी कैसे करे शहर को साफ। कचरा उठवाने के लिए गाड़ियों के इंतजार में खड़े एहलकार ने सारा राज उगल दिया। 50% समझ ले खराब है, 50% चल रही है। जो आती है वो भी बीच में कोई पंचर हो जाती है, कोई और मसला बन जाता है तो फिर गाड़ी वहीं पे खड़ी रह जाती है। रिहायशी कॉलोनियों में गंदगी की अबतर सूरत हाल ने शहरियों को भी परेशान कर रखा है। 1 हफ्ता हो गया है, यहाँ पर कोई भी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहा। गाड़ियाँ यहाँ पे कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर हो जाता है, बदबू होती है, इलाके वालों को परेशानी हो रही है। समनाबाद, जौहर टाउन, हरबंसपुरा, गुलशन रावी और चुबरजी समेत शहर के बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर हैं। कचरा उठाने के जिम्मेदार कंपनी की गाड़ियां खुद सहारा मांग रही हैं और शहर में जगह जगह फैला ताफून और कचरा शहरियों की नाक में दम कर रहा है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। तो जनाब, एक तरफ शहरियों को मुश्किलात है, लेकिन इसी मुश्किल ने किसी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हल कर दिया है। कचरा चुनने वालों की हम बात करें, कचरा ज़्यादा है तो कचरा चुनने वालों की चांदी हो गई है। कहते हैं कि कूड़ा इतना ज़्यादा है कि चंद मिनटों में कांट छांट का काम खत्म हो जाता है। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। ये है शाहजेब जो लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कचरा चुनता है। पुराने कपड़े और प्लास्टिक की अशिया बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता है। शाहजेब के मुताबिक गुलबर्ग और वॉल्टन के मुख्तलिफ मुकामात पर बहुत कचरा मिलता है। कचरा ही कचरा लाहौर में, जहाँ भी जाओ कचरा ही कचरा है। ड्रम खाली पड़े होते हैं, नीचे कचरा ही कचरा होता है। शाहजेब की तरह रुस्तम को भी अब घंटों सामान की तलाश नहीं करनी पड़ती। हुकूमत में हमारा बहुत फायदा किया है। जहाँ जाते हैं हम वहाँ कूड़ा पड़ा होता है, जहाँ हम जल्दी कूड़ा उठाते हैं जल्दी घर चले जाते हैं। हुकूमती दावों के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गंद पहले दिन से इसी तरह से है। इसकी बहुत सी कंप्लेंट्स हमने की हैं वेस्ट मैनेजमेंट वालों को, तस्वीरें उतार के उनके पोर्टल पर भी लगाई हैं, मगर कोई उसका फायदा नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर में 3 शिफ्टों में कचरा उठाने का काम किया जा रहा है। कचरा चुनने वालों का काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, मगर शहर में फैले इस कूड़े से वो भी नाखुश हैं। कहते हैं कि प्यारा लाहौर साफ ही अच्छा लगता है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है जब उसकी हम बात करते हैं तो दानियाल ने ही हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, गुड मॉर्निंग। दानियाल, LWMC की जो मशीनरी ख़राब है उससे मुतालिक तो बताएं कितने फ़ीसद मशीनरी ख़राब है। दूसरा एक अहम मामला जो कि उठाया जा रहा है वो है जो एहलकार हैं उनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी, ये भी एक मामला है। थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि इस इदारे में आखिर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल शोएब और महक, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। लेकिन लाहौर की जो मॉर्निंग है वो कोई गुड नहीं है, क्योंकि लाहौर में कचरा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं गालिब मार्केट के अंदर, जो कि गुलबर्ग का इलाका है। वहाँ पर कचरे की सूरत हाल ये है कि बहुत ही ज़्यादा कूड़ा जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। ये मार्केट है, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, स्कूल्स हैं, इसके करीब ही बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो चलती है। लेकिन सूरत हाल अगर कैमरामैन मेरे अज़हर इकबाल आपको दिखा सकें तो यहाँ पर कचरा जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि बदबू और ताफून जो है वो यहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इसी के साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये दावा किया था कि 3 टाइम जो है वो कचरा शहर में उठाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि 3 टाइम कचरा उठाया जा रहा है। उनकी मशीनरी जो है ये पहले टर्किश जो कंपनीज हैं, जो 2 कंपनीज थी, उनके इस्तेमाल में यही मशीनरी थी और ये मशीनरी जो है वो अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि मशीनरी सही तरह से काम कर नहीं रही। ये मशीनरी जो है वो ख़राब हो गई भी है और इस मशीनरी से जो है वो कचरा उठाना अब मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ वर्कर्स की कमी का भी सामना है उन लोगों को और वो कहते हैं कि वर्कर जो हैं वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। फिर भी ये दावा है कि 3 टाइम कचरा उठाया जा रहा है। वो कचरा कहाँ पे उठाया जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो तमाम तर इंतजामी अमूर हैं वो संभालने की जिम्मेदारी मियाँ असलम इकबाल को दी थी और मियाँ असलम इकबाल से कुछ जो है वो नापसंद और साथ ही साथ उनके जो इंतजामी अमूर संभालने हैं उस सारे सिलसिले में जो है वो जो चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था उनसे इख्तलाफात पर और उसके बाद 3 और मजीद लोगों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक बोर्ड है वो तहलील हो गया और अब जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसको कचरा उठाने की जो जिम्मेदारी देनी है वो तमाम तर मामला लटका हुआ है। इसको ये समझा जाए कि चूंकि अब चेयरमैन नहीं है, चूंकि मेंबर्स पूरे नहीं हैं, चूंकि ये अब बोर्ड मुकम्मल नहीं है, इसलिए कोई फैसला हो ही नहीं सकता। शाहीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शाहीन, क्या यही वजह है चेयरमैन का ना होना, मेंबर्स का ना होना, बोर्ड हो जाना, यही वजह है कि इस इदारे को अब सही तरह से देखा नहीं जा रहा और जो एहतजाज कर रहे हैं इनके अहलकार वो हल इसीलिए मामला हो नहीं रहा? जी बिल्कुल, LWMC का जो इदारा है ये मुसलसल तनाज़ात का शिकार है। कभी जो अफसरान हैं उनकी आपस की चपलिश होती है तो कभी मशीनरी जो है वो 50% ख़राब हो जाती है। कचरा उठाने के लिए 4-4 दिन जो मशीनरी है वो पहुंच ही नहीं पाती मकाम पर और अब वो एहलकार जो शहर को साफ रखते थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं अदा की जाएंगी हम तब तक यहाँ के शहर को साफ नहीं करेंगे। आज जो LWMC के एहलकार हैं, कचरा उठाने वाले जितने भी, वो सब के सब एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 माह से हमें तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद ये लोग अब आज से शहर को साफ नहीं करेंगे। शाहीन 3 मार्च यानी 1 साल से 3 माह से अदायगी 3 माह से, अच्छा सॉरी शाहीन, मुझे एक बात और बता दीजिएगा, ये जो 3 माह से एहलकार तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं, ये एहलकार के अब इंडक्ट हुए थे या जब पहले टर्किश कंपनीज थी सफाई वो करती थी तब भी ये एहलकार मौजूद थे? अगर थे तो इस वक्त उनकी ड्यूटीज क्या थी, यानी उस वक्त क्या करते थे? और जाहिर है फिर अब तो तनख्वाह नहीं मिल रही इनको इसलिए एहतजाज भी कर रहे हैं। एहलकार तब भी सफाई ही करते थे, तब भी कचरा ही उठाते थे तुर्किश कंपनी के साथ। और यहाँ पर ये इन्होंने अभी कुछ देर पहले हमें बताया कि जब तुर्क कंपनी इनके साथ थी तब इनको तनख्वाहों की अदायगी की जाती थी, लेकिन जब से वो मामला अलग हुआ है उस कंपनी का तब से ये सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। वो तनख्वाहें अदा कौन करता था शाहीन? LWMC की तरफ से अदा की जाती थी या कि टर्किश कंपनी की तरफ से? तब इनको टर्किश कंपनी की जानिब से तनख्वाहें अदा की जाती थी। अब चूंकि जिम्मेदारी LWMC की है तो अब इनकी जानिब से इनको तनख्वाहें अदा होना थी, लेकिन अब इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं कुछ डिटेल में। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा तनख्वाहें कब से नहीं मिली और मसाइल के क्या इदारा क्या कहता है आपको? मैडम, हम 6 महीने पीछे अलबराग के हम लोगों को पहले इन लोगों ने हैंडओवर ले लिया था। 6 महीने की सैलरी हम लोगों ने दिसंबर में आखिरी सैलरी हम लोगों ने ली है। उस दिसंबर से लेके अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली क्योंकि हम लोग पहले इनके पास चले गए हुए थे। इनको चाहिए था कि हमारा तो डाटा क्लियर है, हम लोगों को तो सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं मिली। हम लोग रुक गए। आहिस्ता 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 2 दिन करते करते 3 महीने गुजर गए। हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। हम लोग नहीं कचरा उठाएंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम लोग जो है कचरा नहीं उठाएंगे जब तक हमें हमारी सैलरियां नहीं मिलेंगी। बाहर एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अंदर से मुज़ाकरात के लिए इनकी तरफ कोई नहीं आया। ठीक है शाहीन, ये तो इनके मसले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तर्जुमान जमील खावर साहब। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर है क्या। जमील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वर्कर्स लाहौर में सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं, हमें सैलरीज नहीं दी जा रही। उनके साथ ये मामला क्यों है? जाहिर सी बात है, जब आप वर्कर को सैलरी नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो लाहौर की सड़कों पे कचरा नजर आएगा। आखिर कहानी है क्या? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो वेस्ट जनरेशन है ना जी, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और रोजाना वेस्ट में जनरेट होना है
और रोजाना उसमें लिफ्ट होना है। ये एक ऑब्वियस बात है सर। इस वक्त 5500 टन जो है लाहौर में वेस्ट जनरेट हो रहा है और वो फिर उसको लिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीर या वीडियो तो आप किसी वक्त, अगर अभी 10 बजे हैं और आप अगर वीडियो और तस्वीर डेली बेसिस पर कितना कचरा इस टाइम उठाया जा रहा है सर? मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं बात करूंगा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया ना सर? आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया सर। पहले सवाल का जवाब दे दूं फिर अगला। सर आप उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे सर, आप कुछ और स्टैट्स हमारे सामने रख रहे हैं। जी 5500 टन उसका जनरेट होता है वेस्ट और वो रोज कलेक्ट होता है, अनअटेंडेड नहीं रहता। थोड़ा डिले जरूर है, वो मशीनरी चूंकि आपको पता जो थे हमारे इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स वो बिल्कुल। जमील साहब कथा कराने की माजरत, आप कहेंगे सवाल का जवाब नहीं देने दे रहे। मुझे ये समझा दें, आप कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियादों पे जो कचरा जनरेट हो रहा है उसे हम उठा रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो गालिब मार्केट बड़ा मसरूफ इलाका लाहौर का, उसकी जो सूरत हाल है वो कैसे हो गई फिर? नहीं तो वो उठ रहा है। देखिए वेस्ट आना है, वेस्ट आता रहेगा, वेस्ट लिफ्ट होता रहेगा, वेस्ट ने रुकना नहीं है। यही तो मैं सर क्या लाहौरियों ने कचरा ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है? नहीं, पहले भी इसी तरह वेस्ट आता था, वेस्ट जो है तो लिफ्ट होता था। अब थोड़ी सी कंटेनर्स की कमी की वजह से भी जो है तो वो आपको हीप्स नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रैक्टर जो है पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वेस्ट इतनी ज्यादा जो वेस्ट है वो लाहौर की सड़कों पे हमें पड़ा हुआ नजर आए। हम लोग पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं, टर्किश कंपनीज, टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स जब कचरा उठा रहे थे उस टाइम सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं आपको अभी बताता हूँ कि पीछे 2-3 माह पहले अगर आप अपनी फुटेज टीवी की निकाल लेंगे तो उस वक्त जब टर्किश भी काम कर रहे थे तो वेस्ट जनरेट इसी तरह डेली हो रहा था और डेली लिफ्ट हो रहा था। यही तो हम भी कह रहे हैं सर, उस वक्त जनरेट भी हो रहा था और लिफ्ट भी हो रहा था। अब जनरेट तो हो रहा है लेकिन लिफ्ट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए सर। डेली बेसिस पे हो रहा है। मेरे साथ आपकी अपनी टीम मेरे साथ डिप्यूट करें। मेरी टीम तो ऑलरेडी सर ग्राउंड में मौजूद है। आप अनअटेंडेड नहीं ना रह रहा। अब वीडियो तो आप अभी 10-10:30 बजे बना लेंगे, वो 11:30 बजे उसने अपने रूटीन में या अपने टाइम में उठना 11:30 या 12 बजे, क्योंकि गाड़ी ने वेस्ट उठा के लिफ्ट करके डंपिंग साइड पे जाके। ठीक सर, एक और मामला सर मुझे ये बता दें, अगर आप ये कहते हैं सर जमील साहब, अगर आप ये कहते हैं कि वेस्ट उठाया जा रहा है तो जो इस वक्त अहलकार एहतजाज करें शाहीन शहजादी के साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम कचरा नहीं उठाएंगे, वो कहते हैं हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हम काम नहीं करेंगे। सर जब काम नहीं करेंगे कचरा नहीं उठेगा। बिल्कुल, तकरीबन 2300 के करीब ये वर्कर्स थे जो टर्किश के पेरोल पे थे, जिनको बाद में हमने हुकूमत के वीएन के मुताबिक इनको जॉब लेस नहीं होने दी और इनको अपने सिस्टम में ले आए और LWMC ने इनको जो है तो अपना अपॉइंट कर लिया और इनको जो है सैलरीज बिल्कुल जो है तो टाइम पे दी जा रही है। कोई ऐसा वर्कर जो अगर किसी का इशू है अभी तो मेरे पास अभी ऑफिस आ जाए, अभी इनका इशू। जमील साहब आखिरी सैलरी कब दी गई है और किस मंथ की दी गई है इनको? नहीं, जनवरी की सैलरी दी गई है जी, लास्ट। जी सर, जनवरी की सैलरी। शाहीन प्लीज, शाहीन चूंकि आप साथ मौजूद, जमील साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, वो कह रहे हैं जनवरी की सैलरीज दी गई हैं। आप कह रहे हैं कि जमील खावर साहब आप कह रहे हैं कि तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। यहाँ जो वर्कर खड़े हैं ये पागल थोड़ी ना कि सड़कों पर आ जाए अगर इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। इनका ये कहना है 3 माह से तनख्वाहें इनको नहीं मिली हैं और यहाँ पर जो वर्कर एहतजाज कर रहे थे, आपके मालिक अंदर से यहाँ से निकले हैं, जो इनके इंचार्ज थे, उन्होंने इनको मारा भी है। यहाँ पर वर्कर मौजूद हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इन्हीं की जुबानी सुनवा देते हैं कि इनको तनख्वाहें मिली या नहीं मिली। आपके सर फरमा रहे हैं कि तनख्वाहें मुकम्मल तौर पर आप लोगों को अदा कर दी गई हैं। मैडम हमें सैलरी नहीं मिली, दिसंबर की हम लोगों ने सैलरी उठाई हुई है, उसके बाद हमें सैलरी नहीं मिली। 21 को इन्होंने कब्जा लिया है। शाहीन इनकी अपनी बात में थोड़ा सा तजाद है, शाहीन ये क्लियर करवाएं। वो कह रहे हैं दिसंबर की सैलरी नहीं मिली, फिर कह रहे हैं दिसंबर की सैलरी मिली, क्योंकि अगर जमील साहब कह रहे हैं जनवरी में सैलरी मिली तो दैट मींस दिसंबर की ही मिली है। ये क्लियर कराएं। सॉरी मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई, रिपीट कीजिएगा। शाहीन इनकी अपनी बात में तजाद है, अगर वो कहते हैं दिसंबर की सैलरी नहीं मिली फिर कहते हैं दिसंबर की सैलरी मिली, जमील साहब कह रहे हैं जनवरी में मिली, ज़ाहिर है जनवरी में दिसंबर की ही मिली होगी। ये क्लियर करवाएं, दिसंबर की मिली है या नहीं मिली, किस डेट को मिली है? दिसंबर की किस डेट को तनख्वाह मिली थी आपको? 23 तारीख को हम लोगों ने क्रिसमस वाले दिन हम लोगों ने सैलरी ली है, ठीक है, 20 को आ गई थी, ठीक है। उसके बाद 15 की 15 हमारी हाजिरी जाती है। ठीक है शाहीन रुकिएगा, जमील साहब आपने गुफ्तगू सुनी, अब आप इसे क्लियर कीजिएगा। वो कह रहे हैं दिसंबर की सैलरी क्रिसमस से पहले मिली थी, उसके बाद नहीं मिली। आप भी इस पे स्टैंड करते हैं कि यही मामला है, दिसंबर की सैलरी दिसंबर के एंड पर मिल गई तो उसके बाद नहीं मिली? दिसंबर की सैलरी जी जनवरी में मिल गई थी, ठीक है, और अब जनवरी की सैलरी तारीख से पहले इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगी जी, बिल्कुल टाइमली सैलरी जो है वो। सर आप एटलीस्ट ये तो माने जमील साहब, ये तो आप माने कि वो सैलरी डिले हुई है। सर आज 2 मार्च है, आप ये तो माने कि 1 महीने का डिले आ गया सर, ये तो मान लें एटलीस्ट।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सैलरीज इनको मिली हैं, बकायदा जो है मिली हैं, जो इनकी अटेंडेंस वगैरह वेरिफिकेशन के बाद जो इनको सैलरी जो है वो टाइमली जो है वो दी जा रही है। सर तो ये बता दें आपने, क्योंकि बात कर लिया अटेंडेंस की, मुझे ये बताएं ये कितने वर्कर्स हैं जिनका ये सैलरी का इशू है? ये बताते हैं सर, लेकिन पहले ये बताएं, आपने बात की अटेंडेंस की सर, क्या ये मामला है कि अटेंडेंस नहीं है इनकी, जिसकी अटेंडेंस नहीं है उसको सैलरी नहीं दी गई? जी बिल्कुल, जिसकी अटेंडेंस होगी सैलरी उसी को मिलेगी। कितने फीसद स्टाफ की अटेंडेंस थी जिनको सैलरीज मिली है सर? कितने फीसद स्टाफ की अटेंडेंस के बाद सैलरीज दी हैं? जिस तमाम स्टाफ को सैलरी मिली है जी, जिन की अटेंडेंस थी उन तमाम स्टाफ को सैलरी मिली है। हमारे शाहीन प्लीज अगर आप बात कर सकें इस मामले पर कि क्या ये मामला है अटेंडेंस वाला? ये यहाँ के ये जो एहलकार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें ये कहा जाता है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो रोजाना यहाँ पर सफाई करने के लिए आते हैं, हम डेली अटेंडेंस लगाते भी हैं और बहाने ये किए जाते हैं कि आपकी अटेंडेंस नहीं आई, दूसरे मसाइल हैं, आप लोग आते नहीं हैं, या अभी आप लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया है, जिसके बाद आप लोग को तनख्वाह नहीं मिली। ये मामला ऐसा है शाहीन कि इसको इन्वेस्टिगेट मजीद करना होगा, चूंकि जाहिर है ये जो मामला अटेंडेंस पे आकर रुक रहा है इसमें कोई तो बात है। जमील साहब, अब एक और मामले पर मुझे कॉमेंट चाहिए आपका। ये जो कहा गया कि अब चेयरमैन साहब भी नहीं है, 3 और मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया, बोर्ड मुकम्मल नहीं है, फैसले नहीं लिए जा सकते, ये मामला दुरुस्त सर? जमील साहब, लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी, लेकिन जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि उन स्टाफ मेंबर्स को सैलरीज दी गई हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी थी और जिसकी अटेंडेंस का मसला है उसको सैलरी नहीं दी गई, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जिसका भी सैलरी का इशू है वो उनसे राबता करे। शाहीन, अब ज़रा मुझे बताएं कि एक सवाल वो करके गए हैं, छोड़ के गए हैं हमारे लिए, कि कितने स्टाफ हैं, तो अगर आप शेयर कर सकें इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, कितनी बड़ी तादाद में ये स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं? ये एक वर्कशॉप के लोग हैं, एक साइड के लोग हैं फिरोजपुर के रोड के, जबकि बाकी साइड वाले जो हैं वो भी यही इसी तरीके से कहते हैं। 100 के करीब ये लोग हैं जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें ड्राइवर हजरात भी हैं और कूड़ा उठाने वाले वर्कर्स भी हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली 3 माह से। इनकी तरफ से जो मुतालबा यही किया जा रहा है कि हमें बुलवाया जाता है कभी के अटेंडेंस चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जब कब्जा। ठीक है शाहीन, अब आपकी बात हमने सुनी, मैं बस एक कमेंट चाह रहा था आप दोनों से, लेकिन पहले दानियाल आप दे दीजिएगा क्योंकि शाहीन ने ज़रा अभी कुछ अरसा वो लाहौर में आई हैं। दानियाल, लास्ट टाइम लाहौर की सड़कें धुलती हुई कब देखी? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। दानियाल, आखिरी बार लाहौर की सड़कों को नहाते हुए धुलते हुए कब देखा? लाहौर की सड़कों को धुलते हुए तो बहुत अरसा हो गया है शोएब। हमने देखा था ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो मैनुअल स्वीपिंग है वो लाहौर की सड़कों पर हो रही थी, सड़कों को धोया जाता था। इसी के साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो खासकर इस काम के लिए रखे गए थे, जिनके पास झाड़ू होता था साफ करने के लिए, वो सफाई करते थे। लाहौर की जो मेजर मेन सड़कें हैं वहाँ से पे झाड़ू लगाया जाता था और फिर मैनुअल स्वीपिंग होती थी, जिस गाड़ी के अंदर जो है वो जाहिर है जो गाड़ी पानी से धोती थी शहर की सड़कों को। अब किया ये जाता है कि यहाँ तो अगर वो गाड़ी चल रही होती है वो सारा कचरा जो है वो उड़ाती हुई जा रही होती है, उसके नीचे जो भी मैनुअल स्वीपिंग सिस्टम एक लगा होता है, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। अब कचरा जो कि जमील खावर साहब यहाँ पर कह रहे थे कि जी कचरा उठा लिया जाता है, हम सिर्फ दिन भर एक ही टाइम पर आकर कचरा नहीं देखते यहाँ पर कि कचरा पड़ा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वक्त पर जाकर हम देखते हैं कि कचरा मौजूद है। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि मैं गालिब मार्केट से आकर रिपोर्ट कर रहा हूँ, गालिब मार्केट में भी मुख्तलिफ टाइम पे कचरा पड़ा हुआ है, गुलबर्ग के भी मुख्तलिफ इलाकों में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कचरा पड़ा हुआ है। बात इस तरह से है, मुख्तलिफ इलाके हैं, जौहर टाउन में एक ऐसी सड़क है जो कि दोनों तरफ से बंद हुई है। क्या ये बात ऐसे है कि थोड़ा बहुत उठता ही हो, गालिब मार्केट से ही से थोड़ा बहुत उठता हो डेली बेसिस पे, क्या बिल्कुल नहीं उठता? ठीक है, आई थिंक शायद दानियाल तक हमारी आवाज़ नहीं सही तरीके से पहुंची। दानियाल, बेहद शुक्रिया। शाहीन, आपका शुक्रिया। और दानियाल कह रहे हैं कि बड़े अरसे पहले लाहौर की सड़कों को उन्होंने धुलते हुए देखा। सड़कों की, जब लाहौर की सड़कों की बात हो रही है, हम पहले कहते थे कि लाहौर की सड़कें, वहाँ की जो तर्ज तामीर है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जनाब अब ऐसा कुछ नहीं है। लाहौर का इलाका है गुलशन रावी, जिसकी रोड है मलिक मुनीर, और यहाँ पर 5 साल से ये जो सड़क है ये टूट फूट का शिकार है। हादसात यहाँ पे मामूल बनते जा रहे हैं। वहीं के एक रिहायशी हैं हाजी सरफराज साहब, जो कि सड़क का अहवाल बता रहे हैं, इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील भी कर रहे हैं और लाहौरियों को पैगाम दे रहे हैं कि बोलो लाहौर, क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं।
हाजी सरफराज मेरा नाम है, गुलशन रावी का रिहायशी हूँ मैं। ये सड़क बंद रोड से लेके हसन चौक तक ये ऐसे ही टूटी फूटी हुई है। ये सड़क टूटे हुए 5 साल हो गए हैं। गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे मैं पहाड़ी इलाके में आ गया हूँ, पथरीले इलाके में। खड्डों की वजह से अक्सर एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। जो भी इधर से गुजरता है वो बड़ी तकलीफ से गुजरता है। किसी मरीज को लेके जाना हो तो बहुत मुश्किल काम है यहाँ से। इतनी इधर तंगी है, लोगों के घरों में मनों के हिसाब से मिट्टी पड़ी हुई है। ये घर को ताला लगा हुआ है, वो घर छोड़ के चले गए हैं। ये पीछे वाला घर देखें, उसके पीछे वाला देखें, कोई भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। यहाँ के जनाब हमाद साहब ने वो नहीं इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे, मियाँ असलम इकबाल साहब ने तवज्जो दे रहे। कितनी बार इन सब लोगों को बुलाया है, कोई भी इस बात पे काम करने को राज़ी नहीं है। लाहौर की मजीद बात करेंगे, जहां पर जराइम भी बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए जो नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। एक बार फिर नया दस्ता तैयार किया गया है। जराइम पेशा अफराद को गोली का जवाब गोली से मिलेगा। सरबराह लाहौर पुलिस ने वाजे कर दिया है, अबाबील स्क्वाड, ये इसका नाम रखा गया है। ये कहां कैसे रिस्पॉन्स करेगा, पुलिस के नए तजर्बे पर यह रिपोर्ट देखते हैं जहांगीर खान की। फोर्स पे फोर्स, लेकिन जराइम पेशा अफराद बेकाबू। हुक्काम ने पुलिस रिस्पांस यूनिट और डॉल्फिन फोर्स के बाद अबाबीलों से उम्मीदें लगा ली। एंटी राइड फोर्स से लिए गए 51 अहलकार 20 मोटरसाइकिलों पर 1 करोड़ से जायद शहरियों की रखवाली करेंगे। स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में हुई। सरबराह लाहौर पुलिस ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर दस्ते को लीड किया। शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों के हवाले से 500 से जायद हॉटस्पॉट्स की निशानदही की गई है। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इनके ट्रेनिंग सेशंस भी हो चुके हैं और इनको वेपन भी दिए जाएंगे। इनको फोल्डिंग बट क्लैशनकोफ दी जाएगी। अगर इनके ऊपर कोई फायर करेगा तो फायरिंग का जवाब फायर से किया जाएगा। रवां साल डाकुओं ने दौरान वारदात 7 अफराद को कत्ल और 30 से जायद को जख्मी किया। हुक्काम पर उम्मीद है कि अबाबील स्क्वाड के अमली मैदान में उतरते ही जराइम की शरह में वाज़े कमी होगी। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और जनाब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस सुहेल सुखेरा साहब ने। सुखेरा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कभी डॉल्फिन फोर्स आ जाती है, अब एक नई फोर्स है अबाबील। पुरानी फोर्स में क्या कोई मसला होता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जो कि एक नई फोर्स बनाने की जरूरत पेश आ जाती है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, आप हमेशा हमें मौका देते हैं कि हम अपना व्यू जो है वो आपके सामने रख सकें। बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिस तरह मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, पहले हमारे पास मुजाहिद स्क्वाड थी, उससे फिर ये PRU है, गाड़ियों का स्क्वाड वो है, इसी तरह डॉल्फिन स्क्वाड है। तो ये इनकी ना जो विजन है और जो इनकी असाइनमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास पहले मोटरसाइकिल्स हैं डॉल्फिन, वो 1-5 को रिस्पॉन्स करती हैं और जोड़ों की शक्ल में चलते हैं, जबकि ये जो अबाबील स्क्वाड है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दे विल ऑपरेट इन अ क्लस्टर। और जो जैसे कि जहांगीर साहब ने आइडेंटिफाई किया है, जो हमारे क्राइम इन्फेस्टेड स्पॉट्स होंगे उसमें वो टाइमिंग के हिसाब से हम लोग वो मैपिंग करते हैं। तो इनको 20 मोटरसाइकिल का जो क्लस्टर होगा वो वहां पर जाके पिकिंग करेगा, वहां पे सर्च करेगा। और क्योंकि तकरीबन 40 लोग होंगे तो ये एक भरपूर अंदाज से उस इलाके को कॉर्डन करके सर्च कर सकेगा। फॉर इंस्टेंस एक मार्केट है या एक कोई बड़ा बाजार है या कोई इवन ऐसा एरिया है जहां पर गाड़ियां बहुत आसानी से नहीं जा सकती, तो उस जगह पे ये क्लस्टर की सूरत में ऑपरेट करेगा। दूसरा जो इसका एक और बड़ा फायदा है वो ये है कि एक जब ये ऑपरेट करेंगे विद द वेरिएशन ऑफ टाइम एंड स्पॉट, तो वो जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो वहां रहेगा। तो इनके पास दे आर्म्ड, वायरलेस और लाइट्स, हर चीज इनके पास अवेलेबल है। सेकंड स्टेज में
इनको वो देंगे गैजेट्स जिससे ये रजिस्ट्रेशन और ये वेरिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स भी कर देंगे, तो उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक सर, एक बात बता दें, एक बात की गई है सरबराह लाहौर पुलिस की जानिब से, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। क्या इससे ये समझा जाए कि एक लाइसेंस दिया जा रहा है इन एहलकारों को शूट टू किल? सर नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर आप पर फायर किया जाता है तो नेचुरली अगर पुलिस पे कोई डाकू या क्रिमिनल फायर करेगा तो नेचुरली वो उसको रिस्पॉन्स तो करेंगे, लेकिन ये कतन इस पे आप बिलीव करें कि बहुत ज्यादा सख्ती होती है जब इन्हें ब्रीफ किया जाता है, जब इन्हें ड्यूटी पे डिस्पैच किया जाता है, तो इसलिए इन्हें इंतहाई सख्ती से इस बारे में ताकीद की जाती है कि आपने उस वक्त तक रिस्पॉन्ड नहीं करना जब तक सामने से कोई रिएक्शन ना हो या आप पर अटैक ना किया जाए या आप पर फायरिंग ना की जाए। यही वजह है कि आप देखिए स्ट्रीट्स में अगर हमारे जो शोधा हैं उनका नंबर कैलकुलेट करें तो ऑन एवरेज 10 से 12 दिनों के अंदर हमारा एक कांस्टेबल जो है वो हिट होता है। अच्छा। तो ये इसका एक मतलब सबूत है इस बात का कि हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं और ये बिल्कुल लाइसेंस नहीं होगा इस चीज का, लेकिन नेचुरली आप समझते हैं कि अगर कोई आदमी आप पे फायरिंग करेगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा सुखेरा साहब, लाहौर की आबादी 1 करोड़ से जायद है, मुझे समझाएगा कि इस फोर्स में कितने अहलकार शामिल हैं कि 1 करोड़ आबादी के लिहाज से वो अहलकार, उन अहलकारों की तादाद काफ़ी रहेगी? मैम इसमें मैं अर्ज करता हूं कि ये अभी स्टेप नंबर 1 जिसमें ये एक क्लस्टर है 40 लोगों का। तो ये बेसिकली मोबाइल पिस्टिंग इसको आप लेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूं कि आज इस्लामपुरा के फ्लां स्ट्रीट में जो है यहाँ पे वारदात हो रही है या थाने में हो रही है, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे कि भाई 6 से 7 के दरमियान आपने इस एरिया में पिस्टिंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 करोड़ या 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ ये है। हमारे पास 545 डॉल्फिन मोटरसाइकिल्स हैं जो कि शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में चलते हैं और वो भी इसी पर्पज के लिए इसी तरह 125 के करीब जो है PRU गाड़ियां हैं। और जाहिर है ये सारे स्टेप्स सर इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि लाहौर में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और इससे मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब बात हो रही है अमन की तो इसी से मुतालिक एक खबर हमारे पास है कि ऑल पाकिस्तान चर्च एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा पाकिस्तान अमन फेस्टिवल इसका इनेकाद किया गया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब ने इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की। 3000 से ज़ायद मसीही बिरादरी जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी और ये पहली बार हुआ कि एक ओपन एयर एक बड़ी गैदरिंग हुई जिसमें हमने देखा कि एक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में अमन कैसे आएगा जब हम साथ होंगे। और इस तकरीब के एंड पर पाकिस्तान की अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि वो केक काट रहे हैं, इकट्ठे हैं सारे, और एक काफ़ी अर्से के बाद हमें एक ऐसा माहौल देखने के लिए मिला है और एक पैगाम भी है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सस्ते घर का ख्वाब ताबीर के बहुत ज़्यादा करीब है। फैसलाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का पहला मॉडल हाउस तैयार कर लिया गया है। इस घर की क्या क्या खसूसियात हैं, कितने में बना है, इससे मुतालिक हमें बताएंगे, बल्कि सैर कराएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल अहद। जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का पहला मॉडल हाउस फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पर एक मॉडल हाउस जो तैयार किया है वो बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ा है। इस घर की क्या क्या खसूसियात हैं, इस पर कितनी लागत आई और इस घर के अंदर कितना सुकून मिलेगा रहने वाले को, आइए आपको इस घर का नक्शा भी दिखाते हैं और दिखाते हैं घर है कैसा। इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये टीवी लॉन्च है घर का, और नीचे वाले पोर्शन की बात की जाए तो एक किचन, टीवी लॉन्च और इसके साथ 2 बेडरूम जिनके साथ अटैच वॉशरूम मौजूद है। सबसे पहले हम किचन को देखते हैं। किचन के अंदर देखा जा रहा है कि फुली फर्निश्ड ये किचन है। कैबिनेट्स मौजूद हैं, सिंक भी मौजूद है, चूल्हा भी लगाया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम भी यहाँ पर नस्ब किया गया है। और नीचे जो 2 बेडरूम मौजूद हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके साथ अटैच बाथरूम हैं, फुली फर्निश्ड हैं, बेड्स भी लगाए गए हैं इनके साथ और अटैच बाथ है। और हवादार, कुशादा और रोशनी को, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये
प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये पहले स्टील का फ्रेम बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर ये प्री फैब्रिकेटेड शीट्स होती हैं जिनको अटैच करके जो है ये मॉडल तैयार किया जाता है घर का। तो ये वॉशरूम भी एक मौजूद है नीचे अटैच, साथ दोनों कमरों के साथ अटैच वॉशरूम भी मौजूद हैं। और नीचे फ्लोर की हम बात करें तो सेरामिक टाइल्स लगाई गई हैं जो कि एक अच्छा टच देती हैं, एक कंफर्ट जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस घर को रोशन और हवादार बनाया गया है ताकि जो यहाँ पर रहने वाले हों उनके लिए भी आसानी हो। ये हम दूसरे बेडरूम में आ गए हैं और इसी तरह से ये भी कमरा वैसे ही रोशन हवादार, और छत पर देखा जाए तो सीलिंग की गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा घर इसके अंदर सिर्फ कंक्रीट, स्टील फ्रेम और प्री फैब्रिकेटेड जो है वो यूज़ हुआ है, इसलिए घर इंतहाई लाइट वेट है। ये दूसरे बेडरूम के साथ वॉशरूम मौजूद है। नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम हैं। बड़ा इकनॉमिकल है, प्रीफैब है और बहुत कलील अरसे के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसके अंदर फर्निश्ड हाउसेस हैं ये, और ये जो ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का कि हमने लो कॉस्ट हाउसिंग अपनी प्रोवाइड करनी है उस तबके को जो अफोर्ड पहले नहीं कर पाते थे, और ये 1 महीने के अंदर महीने के अंदर ये घर बन जाता है। सो टाइम भी थोड़ा है, और ये 8.4 मैग्नीट्यूड तक जो आपका अर्थक्वेक है उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। विंड वेलोसिटी टू 40 किलोमीटर पर आवर तक आती है उसकी विंड वेलोसिटी को भी, विंड प्रेशर को भी टॉलरेट करता है। अब फैसलाबाद में आपने हमेशा हमने सुना टेक्सटाइल और सिर्फ टेक्सटाइल, तो अब सारा के सारा उससे एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। टेक्सटाइल अपनी जगह पे उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो रहेगी इस शहर के अंदर, लेकिन साथ जो बाकी इंडस्ट्री है उसके लिए भी हमने मार्केट को ओपन किया। ऑटोमोबाइल्स है इसके अंदर, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अभी बहुत बड़ी एक हयात कीमिया एक टर्किश कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे बेबी डायपर्स का प्लांट लगाया है। वो 336 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं 3 स्टेजेस के अंदर। जी, इस वक्त हम ऊपर वाले पोर्शन में बैल्कनी में मौजूद हैं। ये हवादार बैल्कनी सिर्फ इसीलिए बनाई गई कि अंदर अगर बैठकर कोई उकता जाता है तो थोड़ी देर के लिए ज़रा खुली हवा का या अच्छे मौसम को भी इंजॉय किया जा सकता है। अगर इस घर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सिर्फ 40 दिन के अंदर इस घर को बनाया गया है, और सारा का सारा मटेरियल से लेकर इसकी फुली फर्निश तक सिर्फ 40 दिन का टाइम लगा है। तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों में से एक मॉडल हाउस फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में कायम एक चाइनीज़ कंपनी ने बना दिया है, और ये कहा जा रहा है कि अनकरीब इन घरों से जो है वो पाकिस्तानी भी मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि यहाँ से मटेरियल बन के जो है वो लोगों तक जाएगा और अपने सस्ते घर जो है वो बआसानी बना सकेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने निपटा दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रैफिक जाम के दौरान लूट मार रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान बताएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए मजीद। ठीक, इरफान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने निपटा दी है। याद रहे कि मैचेस कराची स्टेडियम में मुनक़िद किए गए हैं, और जिसकी वजह से सड़कों पे हमने देखा कि काफ़ी ट्रैफिक जैम रही। ट्रैफिक जैम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करेगा, लूट मार कौन रोकेगा, अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। ट्रैफिक जैम के दौरान लूट मार रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं, अदालत की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। PSL के दौरान सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी गई है।
आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे, जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जी जुल्करनैन। शेख शाहिद अली रिंद ने सिंध हाई कोर्ट का सैफुल्ला अबड़ो को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का फैसला चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। अदालत ने कहा कि अब कल सेनेट इलेक्शन है, इस मौके पर किसी उम्मीदवार को हम कैसे इलेक्शन लड़ने से रोक सकते हैं। अगर दरखास्त गुजार के पास कोई ठोस शवाहिद हैं तो वो इलेक्शन लड़ने के बाद मुतलका फोरम से रजू कर सकता है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहिद अली रिंद की अपील को खारिज कर दिया और तहरीक इंसाफ के जो टेक्नोक्रेट सीट पर उम्मीदवार है सैफुल्ला अबड़ो, उन्हें कल होने वाले सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। अरे कौन कहता है कराची का सी व्यू गंदा है? कराची का सी व्यू साफ हो गया है और मजीद साफ हो रहा है। वहां पर आ रही है फूलों की बहार, तो देखने के लिए पहुंच गई फौरन से महक असलम। वहां पर क्या माहौल था और महक ने वहां पर क्या कुछ देखा, कितना एंजॉय किया, आपको दिखाते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द फूल हैं और ये है मेरे कराची का प्यारा खूबसूरत सी व्यू। तो जनाब, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि मेरे इर्द गिर्द बेतहाशा फूल है, यकीनन मेरे कैमरे की आंख से आप देख सकते होंगे। तो यहाँ के आपने एंजॉय करना है और ये फूलों का काम अभी मुकम्मल हो रहा है क्योंकि ये काम पैचेस में चल रहा है और पैचेस में तकरीबन जून जुलाई तक ये काम मुझे लगता है हो जाएगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी भी काम जारी है, ताज़ीनो आराइश हो रही है, इस जगह को बेहतरीन बनाया जा रहा है इसलिए कि आने वाले जून जुलाई में शहरियों को परेशानी ना हो, उन्हें रेत और मिट्टी का सामना ना करना पड़े। इंतजामिया से भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुनफरिद सा आइडिया उनके जहन में कैसे आया, इस चीज़ को उन्होंने कैसे मुमकिन बनाया कि रेत पर घास उगाई गई, रेत पर इन पौधों को उगाया गया, इन फूलों को उगाया गया और इनका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। और ना सिर्फ ये एरिया बल्कि डिफरेंट एरियाज को कवर किया जा रहा है पैचेस की सूरत में। तो आइए इंतजामिया से बात करते हैं, इंतजामिया के पास चलते हैं। तो डॉक्टर रिजवान डिप्टी CEO हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने का आइडिया आखिर उनके पास कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली कराची की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो सी व्यू है। लोग बीच पे आते हैं और ना सिर्फ कराची के सारे एरिया से लोग आते हैं बल्कि कराची को अगर कोई विज़िट करने भी आता है पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से भी तो वो सी व्यू पे ज़रूर आते हैं। सी व्यू की अपलिफ्ट हम लोग करते रहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। ये वाला आइडिया बहुत यूनिक है। आप इसको समझें कि क्योंकि कराची की ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन जो है वो हम सबकी ज़िम्मेदारी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें ये एक बड़ी इसकी यूनिक हैसियत है। और उसकी वजह ये है कि रेत के ऊपर आपको पता है कि किसी किस्म के पौधे बड़ा मुश्किल है और मैंने दुनिया में शायद ये पहला ही देखा है कि इधर समंदर है और जनाब इधर आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी है, घास है, ऊपर फूल है। मतलब कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये सबसे पहले तो ये कि एक आइडिया आता है, हमारे बहुत अच्छी हॉर्टिकल्चर की टीम है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की, और हमारी बेसिकली एक आइडिया को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर विल हो, एक चीज़ आप करना चाह रहे हो तो वो उसके लिए मीन्स पैदा हो जाते हैं। जी लाइक जैसा कि जून जुलाई में यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती थी और जनाब कचरा कुंडी का मंजर ये जगह पेश करी होती थी। अब तो यकीनन ऐसा नहीं होगा ना, बड़ी खूबसूरती यहाँ पर होगी है। कुछ तो मुश्किलात दरपेश हुई हों। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ समझने की है वो ये कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। ग्रे सैंड बीचेस जितने भी हैं वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जब रेत आती है तो वो लोगों के लिए बड़ी एक दिक्कत होती है। उसमें आप जब भी आते होंगे आप लोग भी, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक आइडिया यही है कि जब आप ग्रीनरी लेके आते हैं तो वो आप उस रेत को ब्रेक कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो सबसे यूनिक बात ये है कि हमने नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे किसी किस्म की कोई फिलिंग नहीं की गई, बाहर से मिट्टी लाके नहीं डाली गई। बीच की जो सैंड है जो समंदर के साथ आती है, उसी को एक तरफ इकट्ठा करके थोड़ा सा राइज करके उसी को अब जाहिर है कि जो हमारी हॉर्टिकल्चर की टीम है वो उसका एक आप समझेंगे उनकी एफर्ट है। और वो एक हॉर्टिकल्चर की फील्ड में भी अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी इन इट सेल्फ अचीवमेंट है कि रेत के ऊपर
बगैर मिट्टी डाले उसमें इस तरह न्यूट्रिएंट्स डाल के, या जो भी ज़ाहिर है वो एक टेक्निकल चीज़ है, तो इन इटसेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट कि ये प्योरली रेत के ऊपर आप भी देख भी सकते हैं कि जो फूल हैं, घास है, सारी रेत के ऊपर सर्वाइव कर रही है। तो डॉक्टर साहब लगभग कितनी तादाद में यहाँ पर फूल होंगे? ये तकरीबन 2.5-3 लाख इस वक्त फूल हैं जो सीज़न के आपके सामने, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट वैरायटीज़ के। और ये जो स्ट्रेच है अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी जो पीछे का इलाका है वो तो अभी सारा बन रहा है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वो सारा हिस्सा भी बन रहा है, तो कितना वक्त दरकार है चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में या उस जगह को इतना खूबसूरत बनाने में? ये तो साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे जो सीजनल वेरिएशन है ना, वो बेसिक चैलेंज है। जिस वक्त रेत आना शुरू हो जाती है ज़्यादा, वो एक चैलेंज है। उसके अलावा हमारी जो टीम है उसने अपनी एफर्ट की है, बड़ी मेहनत की है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है, विजिटर्स की है, वो मैं तो चाहूँगा कि डेफिनेटली आपसे सिर्फ यही मैसेज सुनना चाह रही हूँ कि आप हमारी आवाम को ये मैसेज, इसकी एक कलेक्टिव ओनरशिप की ज़रूरत है कि जो भी यहाँ बंदा आए, जो भी फैमिलीज़ आएँ, उनको लगे हमारी अपनी चीज़ है, और जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो हमने इसको भी साफ़ रखना है। तो जनाब इंतज़ामिया से भी हमने बात की। इंतज़ामिया का मैसेज बड़ा खूबसूरत था कि जब आप यहाँ पर तफरीह के लिए आएँ, सैर के लिए आएँ, तो इस जगह का ख़ास ख्याल रखें, इस जगह को अपना समझें। इस जगह की इंतज़ामिया ने जो मेहनत की है उसे आप अपनी मेहनत समझें। कितना खूबसूरत नज़ारा है, एक जानिब समंदर है, एक जानिब रेजिडेंशियल एरिया है, उसके आगे साइकिलिंग ट्रैक है, फिर जॉगिंग ट्रैक है, और फिर CBC आपको क्या फराहम करे, एक खूबसूरत सा माहौल, एक ऐसा सब्ज़ा जिस पर आप बैठ सकते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पैचेस में काम हो रहा है, जब ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा तो आगे की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के कांधों पर है। यानी आप जब भी सैर के लिए आएंगे, आपने इस जगह को महफूज बनाना है, इस जगह को साफ सुथरा बनाना है, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें पता चल सके कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान कितना साफ है। आपने से कचरा कुंडी नहीं बनने देना। तो जनाब यहाँ पर आएं, इस खूबसूरती को एंजॉय करें, और CBC का ये बेहतरीन कदम है जिसके लिए CBC शुक्रिया की भी हकदार है और सलाम की भी हकदार है। तो जनाब परवरिश और सेहत से मुताबिक ढेर सारी बातें करने वाले हैं। वो वालिदैन जिनका पहला बच्चा होता है बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, उनमें से 5 मेन गलतियां आज हम वो डिस्कस करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि शहद नहीं चटाना, लेकिन क्या होता है, दादी दादा नानी नाना क्या करते हैं, फ़ौरन से कहते हैं घुट्टी दे दो जी, शहद चटा दो। ये एक गलती है। डॉक्टर्स कहते हैं जब बच्चा 1 साल का हो जाए या 3 माह का हो जाए तब आप शायद उसे शायद दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मैं भी कंफ्यूज हूँ। हम डॉक्टर साहिबा से ही बात करेंगे। डॉक्टर अनोखी खानम पीडियाट्रिशियन हैं एप्पल टी पीडियाट्रिक्स में, और डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम गुड। बच्चे पाकिस्तान के कैसे हैं? कुछ बेहतर हो रहे हैं? माँ बाप सीख रहे हैं या नहीं? वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। माँ बाप यहाँ पर बहुत स्टबर्न होते हैं। जो कल्चर में जो चीज़, जैसे आप गुट्टी के बारे में बात कर रही ना, वो हमारी कल्चर में इतनी इनग्रेन्ड है। और इसलिए मैंने भी बोला है कि वही टॉपिक हमें हर दफ़ा रिपीट करना है, ताकि हम भी जो है ना दिमाग में घुसा दे कि भाई शहद नहीं देना। 1 साल शायद 3 महीने नहीं साल में कंफ्यूज थी। 1 साल। अच्छा समझाइए डॉक्टर साहिबा, अगर दिया जाता है सबसे पहले, अगर शहद चटा दिया जाए और 1 साल के अंदर चटा दिया जाए, क्या होता है उससे बच्चे को? तो ये जो पहली चीज़ जो होती है, शहद के अंदर एक जरासीम होती है, एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है, जो एक बीमारी कर सकती है जिसका नाम है बोचुलिज्म। ठीक है, ये 1 साल की कम उम्र के बच्चे के अंदर इसके खिलाफ लड़ने की इतनी ताकत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस शहद के अंदर ये जरासीम हो तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, और इसका मतलब है प्रोग्रेसिव पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। इसकी कोई क्योर नहीं होती है। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। बच्चा मेरे ख्याल से माजूर बोलते हैं ना, पैरालिसिस माजूर हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, सांस बंद हो जाते हैं, नीचे से ऊपर माजूर शुरू हो जाता है, फिर यहाँ तक पहुँचता है और सांस बंद हो जाता है। अच्छा। और इस गाइडलाइंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बुरी वाली आदतें नहीं करनी है, जैसे ये गुटली, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को 1 साल की कम उम्र के बच्चे को कोई दवाई नहीं देना चाहिए जो पहले डॉक्टर से पूछकर
you shouldn't be giving any medication. आप मेडिसिन की बात कर रही हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, पैनाडोल जो है आप वो उनको ड्रॉपर के थ्रू बच्चों को पिलाते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा तौर पर 99% ये जो पेरेंट्स बच्चे को देते हैं ना, वो चीज़ें काम नहीं करते। Not even in immunization? Immunization is a different thing. For example, टीका लगवा के आए तो बुखार ना हो जाए, पैरासीटामोल देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देने की जरूरत नहीं है। नहीं है पैरासीटामोल, इम्यूनाइजेशन। बर्फ की सिकाई कर लें। बर्फ, बच्चे पर बर्फ नहीं देता। बर्फ की सिकाई भी ना करें। क्या करें? लाइक इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद बच्चे को बुखार हो गया, छोड़ दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, ये जो बुखार होती है, लोकल जो रेडनेस होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी होती है, दर्द, ये सब नॉर्मल होती है। इसका मतलब है कि आपके जो इम्यून सिस्टम है, कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्टिव है माशाल्लाह। बच्चे को कुछ नहीं होता, छोड़ देना। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बच्चा का थोड़ा सा दर्द होता है तो ठंडा कपड़ा, ठंडा कपड़ा, बर्फ के साथ नहीं, ठंडा कपड़ा लगा देना, ठीक है। बर्फ के साथ क्या होगा, जैसे गरम चीजें से जल जाते हैं, ठंडे चीजें से भी जल जाते हैं। तो इसलिए जो वो टीदिंग टॉयज जो होती है टीदिंग के लिए, तो हम बोलते हैं फ्रीजर में मत डालना, फ्रिज में डालना। ओके, ठीक है। तो याद ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी से जलन होती है। बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, उससे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जब माएँ फीड करा देती हैं तो मुंह से वो क्या करते हैं, दूध निकल रहा होता है उनके, फीड करवाने के अक्सर कुछ देर बाद बर्पिंग नहीं हुई होती है इस वजह से, और कुछ बच्चे बिब पे दूध भी गिरा रहे होते हैं। ये क्या होता है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। मुझे तो लगता है बच्चा जो है ना वो कहता है मुझे असर नहीं हुआ बाहर। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, तो ये पॉजिटिव कहलाती है, ठीक है। जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तो नंबर 1 अगेन हाईलाइटिंग, माँ का दूध सबसे बेहतर। अगर माँ का दूध है तो प्लीज़ सिर्फ पहले 6 महीने के अंदर सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, कोई पानी कुछ भी नहीं, ठीक है। थोड़ी जब आप बर्पिंग करते, जब बच्चा पी रहा है ना, तो बहुत सारा हवा भी अंदर ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बर्प भी नहीं किया, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो इसलिए हम बच्चे को बर्प करते हैं ताकि हवा निकल आए, ताकि थोड़ी सी आराम हो जाए पेट में और ये सारी चीज़ें हजम जाए। ये जो पॉजिटिव होती है ना, आप बस सोचे ना, बच्चा इतना छोटा है ना, तो इसकी जो खाने का पाइप है, इसका तो पेट इतना छोटा है, उसने इतना सारा पिया है ना, तो थोड़ा इधर उधर करके सब कुछ बाहर आता है, मुट्ठी जितना तो उसका पेट है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि पानी भी नहीं 6 महीने के बच्चों को, तो वो अक्सर माएँ होती है फीडर भी बना के देती है ना, चम्मच से पानी दे देती है। मदर फीड के साथ उनको फीडर भी बना के दिया जाता है। ये अगर आप लॉजिकली सोचे ना, दूध के अंदर पानी ही है, दूध पानी से ही बनी हुई है ना। आप मैं कहना चाह रही हूँ वो जो फॉर्मूला मिल्क है, that's a different thing, वो तो फॉर्मूला मिल्क नहीं, मगर आप बोल रही ना एडिशनली भी पानी पिलाते हैं ना कभी कभार। हाँ, तो वो ही तो बोल रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, वो सोच रहे हमें इतनी प्यास लग रही है, बच्चों को भी प्यास लगा हुआ, ठीक है। बल्कि ये होता है, माँ को अगर प्यास लग रही है, वो कहती है बच्चे को ज्यादा लग रही है, माँ को ठंड लग रही है, माँ बच्चे को ज्यादा लग रही है। तो ये क्या होता है, आपको याद रखना है, दूध पानी से ही बनी हुई है, माँ का दूध भी पानी से भी बनी हुई है। अगर आप बच्चे को एक्स्ट्रा पानी देंगे, नंबर 1 आपको ये पूरी प्रोसेस करनी होगी, स्टेरिलाइजेशन, बॉइलिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 2, पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, तो जो एनर्जी जो चाहिए बच्चे को कैलोरीज से, जो दूध से मिल रहा है ना, वो नहीं है, तो आपके बच्चे की कैलोरीज 24 घंटे की कैलोरीज कम हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ है कमिंग टू मिल्क, ठीक है। जब बच्चे बोतल पर रहते हैं रात को, ठीक है, जो जिनकी आदत बन जाती है कि हम बोतल पर सो रहे हैं, जो 18 महीने के बाद, तो हम बोलते हैं 15 से 18 महीने के बोतल बंद, ठीक है। 1 मिनट, 15 महीने से 18 महीने, विद इन दैट कंप्लीटली नो मोर बॉटल। 2 साल का नहीं हुआ, बॉटल बंद, बोतल बंद, कप साहिबा 4 साल के बच्चे 6 साल, वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। 7 साल की भी देखे मैंने, 7 साल तक पिया फीडर। यानी वाकई मेरी बेटी शी इज 4.2 वो पीती है वो फीडर। I think we've had this discussion before. मेरे ख्याल से मैंने डिस्कशन पहले भी किया है, मैंने बोला है कि बंद करनी है। तो ये जब इतनी उम्र की होती है ना, तो यू कैन स्पीक टू द डेंटिस्ट। वो क्या होता है कि अगर 2 साल के बाद बच्चा बोतल पी रहा है ना, नंबर 1 ख़ास तौर पर रात को, तो उनकी जो पूरी माउथ की हाइजीन बिगड़ जाती है। नंबर 2, ये जो जॉ होती है ना, छोटी हो जाती है। अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली ऑन द फीडर, ये जॉ जो है छोटा हो जाता है, और दांतों भी, यू नो, यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज, और इसको ठीक करने के लिए बहुत पेनफुल होती है। तो इफ़ यू हैव बैड लक और ये हो जाता है, देयर इज एन इशू। अगेन
more detail is dentist will tell you. बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट उसके इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी कि बच्चे का आपने दूध जो है वो बॉटल में 18 महीने बाद बंद कर देना है। हाँ, और फिर ग्लास पर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई चीनी या नमक नहीं देना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को? यस, कोई चीनी या नमक नहीं। चले, मेरे लिए तो बड़ा इन्फॉर्मेशन कि आगे मेरे बच्चे होंगे तो मुझे पता चलेगा शेप क्या हम दे चुके नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है हमारे पॉपुलेशन में कार्डियोवास्कुलर दिल की बीमारी होती है, हमारी पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है, बहुत बुरी किस्म की। तो एक बात याद रखना, जो भी चीज़ आप पहले 5 साल बच्चों के साथ करेंगे, पहले 5 साल के अंदर ये बच्चा यही चीज़ पूरी ज़िंदगी भर करेगा। तो उसको क्या हम बस दूध पिलाएं और लिक्विड्स पे रखें? नहीं, आप अब बॉइल्ड पोटैटो दें, आप उसे चिकन दें। नहीं, 6 महीने से आप सॉलिड शुरू करें, ठीक है, प्यूरे फॉर्म में, पतले पतले, ठीक है। आपको एक और बात याद रखना, पाकिस्तान में हर घर में प्यूरे नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इनके पास ब्लेंडर्स नहीं होते। हाँ ठीक है, रेडीमेड प्यूरेज होती है, मगर बच्चा 6 महीने जब तक 1 साल तक वो इन वाली रेडीमेड प्यूरेज में थोड़ी हो सकती है जो सस्ते मार्केट में मिलते हैं। तो जो छोटे जो गरीब घर से आते हैं, हम बोलते हैं जो भी आप खा रहे हैं आप उसको पीस कर बच्चे को दे देना। ये बड़ा कॉमन है कि बच्चे चूँकि खा भी सही नहीं रहे होते, और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह की ग़ज़ा है उसमें कोई ना कोई चीज़ तो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी और डॉक्टर ने उसे सप्लीमेंट दिया है, वो चाहे ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया है किसी और फॉर्म में दिया है, तो इसके हवाले से उसे गाइड कीजिएगा कि दूध के साथ नहीं देना, नहीं, और किस तरीके से देना है, किस वक्त देना है, या विटामिन डी है तो किस वक्त देना है, कैसे देना है। तो विटामिन डी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो आप दे देते हैं, ड्रॉप्स दे देते हैं। नॉर्मली मैं बोलती हूँ सुबह या शाम, सुबह में ज़्यादा बेहतर होती है। सुबह नाश्ते के साथ आपने अगर विटामिन डी सप्लीमेंट करनी है, अगर देखी है कि बच्चे की डिफिशिएंसी है तो दे देना, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। बहुत सारे 5 के बजाय बहुत सारे मसले थे जो कि वालिदैन ने भी सुन लिए होंगे, और उम्मीद है कि जो घरेलू टोटके बच्चों पे भी आजमाए जाते हैं ना, बिल्कुल आप नहीं आजमाने नहीं है आपने, क्योंकि बच्चे जो 4, 5, 6, 1 साल 2 साल के होते हैं वो बता नहीं सकते ना कि उन्हें क्या मसला है। उनके रोने से, उनके डिफरेंट तरीकों से आपको समझना है कि उनके साथ इशू क्या है।